आप कितने भी बड़े पोजीशन पर चले जाएं, सीईओ हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, एक टाइम आएगा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपको फिर छोड़नी पड़ेगी। आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पैसिव इनकम इज़ नॉट ईजी, कंप्लीटली पैसिव नहीं हो सकती, शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी स्टॉक के बारे में कि स्टॉक इज़ लाइक योर एज, इसको बढ़ना ही बढ़ना है। 2008 में पहली दफ़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, स्टॉक मार्केट नीचे चली गई थी। कोई इस वक्त मेंटोर होता बताने वाला कि भाई स्टॉक मार्केट इसी तरह से काम करती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 5 से 10 साल के अंदर यूएई में रहते हुए इस लेवल पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लेते हैं, जो कि अब पाकिस्तान अगर जाएं तो वो फिर उनको कोई काम करने की ज़रूरत ना हो। अच्छा, आप अक्सर ये एजुकेट करते हैं वीडियो में कि आपकी जो सैलरी है दिस इज़ नॉट एनफ, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग मोर। अगर आपको डर लगे ना कि इस बंदे से मुझे डर लगना चाहिए, वो बंदा है जो हर रोज़ ऑफिस में आके बैठा हो। कभी कभी कंपनीज आती हैं आपके पास कि भाई $500 देंगे एक पोस्ट के, आप एक पोस्ट लगाएं और उसके अंदर आपको पैसे मिलते हैं। बहुत सारे लोग एज यू सेड कि ये सोच रहे होते हैं कि भाई नहीं, हमको आज जो पैसे मिल रहे हैं हमको खर्च करना है, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। बट लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी अगले 20 साल के लिए मौजूद है, फिर क्या होगा 20 साल बाद? आज का टॉपिक हमारा ज़रा डिफरेंट है। मैं टॉपिक टच करूँगा पर्सनल फाइनेंसिस का और साइड हसल्स का, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सुना है और देखा है किस तरह से आपकी साइड हसल क्रिएट होती हैं। थोड़ा-सा मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक प्रॉब्लम है कि लोगों के पास सैलरीज़ तो आती हैं अच्छी खासी, लेकिन वो अभी तक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। वो कहते हैं यार सैलरी कुछ भी हो, उनके खर्चे भी उतने चले जाते हैं। तो बॉटम लाइन वहीं रहती है। उसकी क्या वजह है? आपने क्या उसको रिसर्च है आपकी इसके ऊपर? देखिए नदीम भाई, मसला ये है कि लोग जो है ना स्टार्ट नहीं करते हैं। मैं सबसे यही बोलता हूँ कि आप अभी रिसेंटली मैंने अपने एक फ्रेंड से बात करना शुरू की। वो मुझसे कॉल पे थे, वो कह रहे थे कि इनफैक्ट मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बना दी, अभी वो आई नहीं है, अपलोड नहीं हुई है, लेकिन मैंने कहा बहुत अच्छा टेस्ट केस है। अब आप इमेजिन करें कि वो बंदा पिछले 20 साल से यूएई में है और अच्छी सैलरी बना रहा है, वो बहुत अच्छी सैलरी बना रहा है। लेकिन वो अब मुझसे जब बात कर रहा है तो मुझसे कह रहा है यार मेरे पास 50-60 हज़ार दिरहम है, मुझे ये बताओ कि मैं किस तरह से इसको इन्वेस्ट करूं कि हर महीने मुझको 1,000, 2,000, 3,000 दिरहम मिल जाए। मैंने कहा यार आप जो कह रहे हैं आप इमेजिन करें कि आप सोच क्या रहे हैं। अगर आपकी बात पे मैं मान लूँ कि आपको ये पैसे चाहिए, लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपने कहा कि 50,000 दिरहम्स आपके पास मौजूद है, आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, पैसिव इनकम। क्योंकि पैसिव इनकम बड़ा बज़वर्ड है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि पैसिव इनकम आ रही है और बगैर कुछ किए पैसे आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार 50,000 दिरहम आपके पास हाथ में है और आप कह रहे हैं कि लेट्स से अज्यूम करते हैं कि आपको 2,000 दिरहम्स मंथली चाहिए, तो इसका मतलब है आपको साल के 25,000 दिरहम बनाने हैं, तब जाके आपके वो 2,000 दिरहम महीने के आएंगे। तो कैन यू इमेजिन कि ये जो पैसे आप सोच रहे हैं ये आपके 50% रिटर्न है साल का, सही बात। डॉलर टर्म्स के अंदर। तो इस तरह का रिटर्न तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं कहाँ मिलेगा इस तरह का रिटर्न? कौन लोग लेते हैं इस तरह का रिटर्न? वो बेसिकली दो तरह के लोग लेते हैं। एक तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपको इस तरह का रिटर्न मिल रहा हो, वैसे बिजनेसेस के अंदर भी ऐसे रिटर्न्स नहीं होते, वहाँ पर भी 15-20% के रिटर्न होते हैं आपके जो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग, मतलब जो भी आप एम्प्लॉय कर रहे हैं कैपिटल। बट 50% का रिटर्न बहुत ज़्यादा बड़ा रिटर्न है। ये एक एक ही बेसिकली कंपनी ले रही होती है, वो होती है क्रेडिट कार्ड की। क्योंकि क्रेडिट कार्ड की कंपनीज आपको महीने का 3% 4% लगाते हैं इंटरेस्ट, और वो आपके 50% पे लेके जाते हैं। आजकल यूएई के में देखें तो आपको क्रेडिट कार्ड इसी तरह का रिटर्न मतलब आपके ऊपर डाल रहे होते हैं, अगर आप उनको पे ना करें। अगर आप पूरे पूरे पे कर रहे हो तो ऑफकोर्स कुछ नहीं होता, लेकिन आप पे ना करें तो इस तरह का रिटर्न आपको कंपाउंडेड वे में मिलता है। तो अपने दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको रिटर्न्स कितने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मसला है। जब आप लोगों को बताते हैं ना कि आपको रियलिस्टिक पैसिव इनकम के रिटर्न्स एट मैक्स 8 to 10% मिल सकते हैं, तो वो वहीं पर रुक जाते हैं। वो फिर ये सोचते हैं कि यार मेरे पास 50,000 दिरहम है, अगर मैं 10% रिटर्न लगाऊंगा तो मुझको एट, वो भी 10% भी अच्छा रिटर्न है, क्योंकि अभी वो उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि 10% भी अब कम होता जा रहा है। स्टॉक मार्केट में आप लगाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म पे 20-25 साल के ऊपर ये एवरेज रिटर्न मिल सकता है। बट 20-25 साल का लोग सोचते नहीं है। इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो साहब मुझसे बात कर रहे थे वो खुद 20 साल से यूएई के अंदर थे, लेकिन वो अब जो बात करते हैं वो अगले साल की बात करते हैं। वो पिछले 20 साल भूल जाते हैं कि 20 साल के अंदर क्या कर सकते थे वो, और अब अगले साल 1 साल के अंदर क्या करना है वो मुझे बता रहे थे। तो 1 साल के अंदर तो आप नहीं कर सकते ये काम। तो अगर हम इस तरह से सोचें कि जो 50,000 दिरहम है वो आपको 10% रिटर्न दे रहे हैं, तो आपके 50,000 दिरहम के 5,000 दिरहम बनेंगे साल के, और उसको डिवाइड कर लें 12 महीने पे, तो आपके हार्डली 400-500 दिरहम महीने के बनेंगे। अब जब ये वैल्यू लोगों को समझ में आती है तो फिर कहते हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, फिर वो वहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर वो कहते हैं करने का फ़ायदा ही नहीं है। अब फिर वो सोचते हैं कि यार अच्छा चलो मैं क्रिप्टो में कर लेता हूँ, मैं कहीं ऐसी चीज़ में डाल देता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा पैसे मिले। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आपको जो है ना हम 5% महीने के दे देते हैं। 5% महीने के देने का मतलब ये है कि वो आपको लेट्स से
60% साल का दे रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। सो आपको ये आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पैसिव इनकम इज़ नॉट ईजी, कंप्लीटली पैसिव नहीं हो सकती। शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो आपकी टाइम की मेहनत हो, चाहे वो आपकी पैसों की मेहनत हो, यानी कि पैसों के थ्रू आप उसको इन्वेस्ट करें एंड देन बाद में उसको रिटर्न करें। सो ये सबसे बड़ा मसला है, इसलिए लोग वैसे ही नहीं छोड़ते। फिर दूसरा ये कि लोगों के पास सैलरीज आती हैं, अब यूएई जैसी जगह पर या मिडल ईस्ट में जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, या इवन पाकिस्तान के अंदर भी जो माइंडसेट होता है वो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का तो है ही नहीं। लोगों का होता है कि जो पैसे आए वो खर्च कर दिया। अब यहाँ पर बाइंग पावर ज़्यादा होती है यूएई के अंदर, तो या जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर, सऊदीया के अंदर, तो बाइंग पावर ज़्यादा होती है, तो वो उस जो जो भी सैलरी होती है उसको अपना बेंचमार्क बना लेते हैं। लेट से किसी की 20,000 दिरहम सैलरी है, वो कहता है भाई यही सैलरी है मेरी, अब इसके अंदर से मेरे एक्सपेंसेस निकलेंगे। लेकिन वो बंदा ये नहीं सोचता कि जब आपने आपको आज से 10 15 साल 20 साल बाद कंपेयर करेगा किसी कैनेडियन से, किसी अमेरिकन सिटीजन से, किसी ब्रिटिश सिटीजन से, तो वो ये कहेगा कि यार उसको तो बच्चों की एजुकेशन भी फ्री मिल रही है, उसको तो फला फला चीज़ें भी फ्री मिल रही हैं, हेल्थ केयर भी फ्री मिल रहा है। मैंने 20 साल यहाँ पर यूएई में गुजार दिया, सऊदीया में गुजार दिया, मुझे क्या मिला? वो ये नहीं सोचता कि वो जो 20 साल उसने गुजारे हैं वो टैक्स फ्री, वो जो टैक्स फ्री इनकम थी उसकी, उसमें से उसको अपने ऊपर टैक्स लगाना था और वहाँ वो चीज़ें इन्वेस्ट करनी थी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, यही हिसाब की मैंने कैलकुलेट करके उनको उस वक्त दिखाया था कैलकुलेटर के ऊपर, अब तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट नंबर्स, बट जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव कि अगर आप हर महीने 1,000 दिरहम इन्वेस्ट करें ना पिछले 20 साल से, और प्रॉपर एक नॉर्मल से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें, ईटीएफ के अंदर, जो कि आपका कोई स्पेसिफिक, मैं स्टॉक के अंदर बात नहीं कर रहा कि एप्पल के अंदर कर लें, गूगल के अंदर कर लें, एक ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करें, पिछले 20 साल के अंदर अगर आपने 1,000 दिरहम महीने के इन्वेस्ट किए होते, आपके एक बच्चे की हायर एजुकेशन कवर हो जाती। सही है ना? और 1,000 दिरहम जो, और ये मैं पिछले 20 साल की बात कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप आगे इन्फ्लेशन की बात करें, मैं तो पिछले 20 साल के अंदर इन्फ्लेशन वगैरह सब काउंट कर लिया मैंने उसके अंदर। तो आपके अगर आप 1,000 दिरहम चुपचाप इन्वेस्ट कर रहे होते, आपके एक बच्चे की एजुकेशन कवर हो जाती। 2,000 दिरहम कर रहे होते तो 2 बच्चों की एजुकेशन कवर हो जाती। 3,000 दिरहम कर रहे होते तो 3 बच्चों की एजुकेशन कवर हो जाती। लेट्स से आप 2,000 दिरहम और 5,000 दिरहम कर रहे होते तो आपकी शायद हेल्थ केयर भी अगले 10 साल के लिए इंश्योरेंस में कवर हो जाती। सो इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे तो आपको कंपाउंडिंग मिलती जाएगी। बट वही बात है कि जिस टाइम पर आपको ये समझना होता है आपको वो पैसे कम लग रहे होते हैं। हमेशा कंपाउंडिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास टाइम, अगर आप अभी सोचेंगे कि यार 10% तो मुझे कम लग रहा है या 8% मुझे कम लग रहा है, और आप उसको 1 साल के ऊपर देखेंगे तो डेफिनेटली वो कम लगेगा आपको। बट यू हैव टू थिंक इन लॉन्ग टर्म। तो कंपाउंडिंग का असल मैजिक होता ही लॉन्ग टर्म के ऊपर है, और ये बात लोगों को नहीं समझ में आती है। खास तौर पे जब जब समझ में आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। और ये आई आई नो द फॉर द फैक्ट कि मैंने खुद भी गलतियां की हैं, हमने सब ने गलतियां की हैं ये, और ये हमें समझ में आ रही होती है। बट पॉइंट ये है कि अब जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको समझाना है, सिखाना है। इसीलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी यही बातें कह रहा होता हूँ। और ये बात बात ये बहुत ज़्यादा कॉमन बात है, समझ में आने वाली बात है। बट पॉइंट ये होता है कि माइंडसेट नहीं होता। वो माइंडसेट क्रिएट करने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली एक ब्रेन वॉश करना पड़ता है लोगों को। प्रॉब्लम फिर वही आती है कि लोग कहते हैं एक जॉब जाती है और अपनी पूरी लाइफ आपकी हिल जाती है। मेरा पॉइंट ये है कि आप अपनी जो भी लाइफ बिल्टअप कर रहे हैं वो आपकी जॉब से सेपरेट होनी चाहिए। जो भी आपकी जॉब की इनकम आ रही है उस पे आपकी लाइफ नहीं डिपेंड करना चाहिए। मतलब ठीक है शुरू में तो करेगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको डिटैच करना चाहिए अपनी जॉब की इनकम से अपनी लाइफ को आप अपने ऊपर चलाएं। और सब लोग नहीं कर पाते ये, बट ट्राई कर सकते हैं। और उसकी एग्जांपल इसी तरह से है कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर मैंने आज से अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो मेरा लेट्स से यहाँ पर मैं यूएई में रहता हूँ, तो मेरा इतिसलात का जो यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी है उसका बिल आता है लेट्स से 500 दिरहम। अब मैं 500 दिरहम कैसे अपना हर महीने किसी पैसिव इनकम के थ्रू निकाल सकता हूँ? फ़ौरन तो नहीं होगा, मैं उसको 1 साल प्लान करूंगा, 1 साल बाद हो सकता है मैं 500 दिरहम्स महीने के बनाना शुरू कर दूं। तो मुझे पता चल गया कि चलो मेरी एक यूटिलिटी निकल रही है। 1 साल बाद फर्दर डाउन डाउन द लाइन हो सकता है मेरा जो लेट्स से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी निकलना शुरू हो जाए 1 2 साल बाद। तो 3 4 साल के अंदर मैंने अपने यूटिलिटी के एक्सपेंसेस पैसिव इनकम के थ्रू निकालना शुरू कर दिया। ऑल्दो कि मैं वो पैसे यूज़ नहीं कर रहा, उसको री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा और कंपाउंडिंग बढ़ रही है। फिर फर्स्ट करें 10 साल और गुजरे तो हो सकता है मेरे पास एक रिटायरमेंट पॉट बन जाए उन पैसों से। कुछ और टाइम गुजरेगा तो हो सकता है मेरे बच्चों की हायर एजुकेशन कवर होना शुरू हो जाए। बट ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा। यही पॉइंट है जो मेरे ख्याल से लोगों को नहीं समझ में आता, और उनको लगता है ये चीज़ बहुत मुश्किल है, फिर वो सब कुछ ही वैसे ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यार छोड़ो, अब इसको करते ही नहीं है। और ये बात मैंने अभी रिसेंटली नोट की है कि बहुत सारे लोगों को जब इम्पैक्ट आना शुरू हो रहा है ना कि जॉब्स जा रही हैं, अब 45 ईयर्स के हो गए हैं, 40 ईयर्स के हो गए हैं,
कहीं और भी नहीं है। और इवन ये लोग ये इमिग्रेशन के ऊपर भी बेस नहीं करता। आप अगर ये चीज़ लेट्स से वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी होंगे ना, उस वक्त भी आपको फील होगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट्स भी अब उन्होंने अपने जो बेनिफिट्स देना वो कम करना शुरू कर दिए हैं। सो ये वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा होगा या पेंशन पे आपका गुजारा हो जाएगा। आपको फिर भी अपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट पॉट होना चाहिए आपका। सो इसलिए ये चीज़ अगर आपकी एज 45 भी है ना, और आपने ये चीज़ समझ ली है, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। अभी हम साइड हसल्स की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो हम बाद में करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स का पॉइंट जो है वो आप किसी भी एज में है, हाँ अगर आप 60 ईयर्स की एज में, फिर आपके लिए बहुत देर हो चुकी होती है, आप उसमें स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं कर सकते, बट आप फिर भी फिक्स इनकम एसेट्स के अंदर जा सकते हैं। सो आपकी एज डिफाइन करेगी कि आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है और आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट में जाना है। अब मैं इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इफ़ यू वांट वी कैन गो इनटू दैट एज वेल, बट कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। बट पॉइंट यही है कि जो माइंडसेट है ना, सबसे पहले वो आपको अपना टारगेट करना चाहिए, उसी से आप फिर आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप इन द लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसमें दो चीज़ें हैं, एक होते हैं लोग फैसला करते हैं ट्रांजैक्शन को देख के कि रिटर्न कितना आ रहा है, एक लोग होते हैं जो ट्रांजैक्शन के बजाय माइंडसेट से फैसला करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसके 10 साल बाद क्या होने वाला है। लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता है कि लोग जो फैसला करते हैं उसमें तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो लोग डरते हैं करते हुए। एक होता है लोगों की प्रायोरिटी, एक सर्टेन टाइम पे उनकी प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, उनकी प्रायोरिटी खर्चे होते हैं, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना होता है। दूसरा फैक्टर आता है ट्रस्ट का, वो भी ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं होता उस वक्त। तीसरा आता है बिलीफ का, क्योंकि यकीन नहीं होता कि मैं 20 साल बाद कहाँ होऊंगा, मेरा पैसा कहाँ होगा, या मेरा पैसा किस काम आएगा आगे जाके। लेकिन जब 20 साल गुजर जाते हैं देन दे स्टार्ट रिग्रेटिंग। हम्म। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को डराती हैं पैसे निकालते वक्त, क्योंकि वो हाँ, समझते हैं पैसे निकल गए, या वापस कैसे आएंगे इससे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक इन्वेस्टमेंट्स कितनी ज़रूरी हैं। कि मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पर, अब उसने एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया था 2021 के अंदर, अपना एक घर लिया था दुबई के अंदर। अब तो खैर दुबई की अभी जो सिचुएशन, हम जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पर थोड़ा से मसले चल रहे हैं यहाँ पर। यू डोंट नो व्हाट्स द फ्यूचर गोइंग टू बी लुकिंग लाइक, बट उसने एक प्रॉपर्टी ली 2021 के अंदर 4 मिलियन दिरहम की, जो कि उसने ऑफ प्लान प्रॉपर्टी ली, थोड़े से उसने डाउन पेमेंट की और उसके बाद मॉर्गेज करवा लिया। आज वो प्रॉपर्टी 8 मिलियन दिरहम की है। वो अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि वो 8 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता है या ले सकता है, बट वो थ्रू इन्वेस्टमेंट ही आई है। बगैर इन्वेस्टमेंट के इस तरह की कोई चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आज 8 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी लेने जाएगा तो मॉर्गेज करने के ऊपर भी जाएंगे ना, तो आपको 25% तो आपको डाउन पेमेंट उसकी चाहिए होगी। तो इमेजिन कर लें कि आप तकरीबन कोई 8 2 6 तकरीबन 2 मिलियन दिरहम की आपको जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो 2 मिलियन दिरहम कैश में होने चाहिए इस तरह की प्रॉपर्टी में, जबकि वो इस वक्त बहुत कम उसकी प्राइस पे कर रहा है। सो इसीलिए आप जब भी कोई चीज़, इसमें नेगेटिव भी होता है, इसमें नीचे भी जाती हैं प्रॉपर्टी, इसमें इन्वेस्टमेंट कम भी होती हैं, और यही प्रॉब्लम होता है। मैंने अपनी एग्जांपल दोबारा दूं, मैं अगर 2008 में पहली दफ़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, स्टॉक मार्केट नीचे चली गई थी। अब मुझे कोई उस वक्त मेंटोर होता बताने वाला कि भाई स्टॉक मार्केट इसी तरह से काम करती है, वो ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है। आप अगर 1 साल की परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, मैंने ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट किए थे, मैंने पैसे जितने भी इन्वेस्ट किए थे वो निकाल लिए थे वापस, क्योंकि मैंने कहा था यार ये तो 20-25% वैसे ही नुकसान में चली गई है, तो फ़ायदा क्या मुझे आगे कंटिन्यू करने का। ये बात मुझे रियलाइज़ हुई, फिर दोबारा मैंने 2011 के अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट की, उसमें भी नुकसान हुआ। ये बात मुझे रियलाइज़ हुई 2018 में जाकर, किसी बंदे से मैं बात कर रहा था, उस बंदे ने मुझसे, उसने मुझे थोड़ा सा समझाया। फिर मैंने अपनी कैलकुलेशन बैक ट्रैक की कि मैंने 2008 में जो इन्वेस्टमेंट की थी, अगर मैं नहीं निकालता तो क्या होता। 2011 में जो दोबारा मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी अगर मैं नहीं निकालता तो क्या होता। मुझे सब कुछ क्लियर होके सामने आने लगा कि यार जो डेटा मुझे बता रहा है कि अगर मैं टॉप के ऊपर होता और उसके बाद 20% मार्केट नीचे चली जाती और उसमें भी इन्वेस्टेड रहता मैं, तो 20 साल बाद या 10 साल बाद मेरे पास हर सूरत में पैसे ज़्यादा ही होने थे, और बहुत ज़्यादा होने थे। जो मैंने गलतियां की वो ये कि मुझे कोई मेंटोर नहीं मिला, ऑफ कोर्स। तो यही चीज़ होती है जब भी हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस भी बना रहे होते हैं, इसी वजह से कि जिन लोगों को थोड़ा सा ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं ये क्लियर हो सके, और इसमें टाइम लगता है। सो मुझको तो 10 साल लगे ये चीज़ समझने में, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 10 साल लगते हैं। अच्छा, मैं खुद भी कोई आई वोंट से कि मैं जो है बहुत ज़्यादा कोई खर्चा करता हूँ एक्स्ट्रा, मैं बड़ा सेविंग के मामले में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं काम करता हूँ, बट इन्वेस्टमेंट तो नहीं की ना मैंने।
तो सेविंग्स आपके पैसे खा रही होती है, क्योंकि जब भी आप सेव कर रहे होंगे वो 1 साल 2 साल बाद इन्फ्लेशन आएगी, या गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, जैसे प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, वो पैसे ही फंस गए, या आपने सिर्फ पैसे बैंक में रखे रहे। तो अच्छे से अच्छा बंदा अगर बैंक में पैसे रखेगा, चाहे वो डॉलर हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो तो इन्फ्लेशन से 5 साल बाद 6 साल बाद उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, हाफ से भी आगे पीछे कुछ वैल्यू आ जाएगी, लेट्स से उसकी वैल्यू 70% रह जाती है। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ सेविंग ना करें, आप उसको इन्वेस्ट भी करें। और ये अगेन माइंडसेट से काम बनता है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग एज यू सेड के ये सोच रहे होते हैं कि भाई नहीं, हमको आज जो पैसे मिल रहे हैं हमको खर्च करना है, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। बट लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी अगले 20 साल के लिए मौजूद है, फिर क्या होगा 20 साल बाद? मतलब ये भी तो है ना, आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता 20 साल बाद मैं ज़िंदा हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन अगर ज़िंदा रह गए फिर क्या होगा? तो उस वक्त फिर अगेन फिर वो बात आती है कि भाई अल्लाह ताला देख लेगा। तो फिर ठीक है, आप इतना यकीन रखें तो क्या ही बात है। अच्छा, मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी स्टॉक के बारे में कि स्टॉक इज़ लाइक योर एज, उसको बढ़ना ही बढ़ना है। हम्म। जैसे आप अपनी एज को स्टॉप नहीं कर सकते, ऐसी आप स्टॉक को बढ़ने से स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो अब उसमें इस तरह से है कि देखिए हर स्टॉक नहीं बढ़ता। अब ये भी एक हुँ, मसला है ना, आपके गलत अब जैसे किसी ने ब्लैकबेरी में इन्वेस्ट किया, ब्लैकबेरी एक बहुत टॉप पे जाने वाली कंपनी थी, अगर 2011 की बात इस करें तो ज़माने में। उससे उस जैसा कोई फ़ोन नहीं था। लेकिन आईफोन आया है और उसके बाद उसकी ऐसी की तैसी हो गई है। नोकिया जैसी ब्रांड एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्त ब्रांड थी, पायनियर था मोबाइल फ़ोन का, बट उसके बाद उसका क्या हाल हुआ है। इसी तरह से मोटरोला की एग्जांपल ले लें, मोटरोला नेटवर्क्स के अंदर भी अच्छा था और मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी अच्छा था, एक ज़माने में वो भी पायनियर था, लेकिन उसकी भी एग्जांपल आपके सामने है। आईबीएम की एग्जांपल है, आईबीएम एक बहुत अच्छी कंपनी अभी भी है, इतनी बुरी नहीं है, बट उसके स्टॉक्स की प्राइस देखें तो वो नीचे गई है। सिस्को की एग्जांपल है इसी तरह से कि सिस्को की प्राइस भी नीचे गई है इसी तरह से। तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक ऊपर जाए, लेकिन पॉइंट ये होता है कि आपको हर स्टॉक में इन्वेस्ट भी नहीं करना होता, आपको स्टॉक्स में खुद इन्वेस्ट भी नहीं करना होता, आपको हुँ, करना होता है ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट। और ये चीज़ लोगों को अगेन समझ में देर से आती है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, आप बास्केट में इन्वेस्ट करें। अब आप टॉप 500 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो बात पॉइंट ये होता है कि स्टॉक तो ऊपर नहीं जाएगा, ज़रूरी नहीं कि एक स्टॉक आपने पिक किया हो तो वो ऊपर जाए, लेकिन जो आपकी इकोनॉमी है वो ऊपर जा रही है। जो जो गवर्नमेंट है वो मनी प्रिंटिंग कर रही है। जब गवर्नमेंट मनी प्रिंटिंग करती है तो वो ऑटोमेटिकली आपके पैसों को इन्फ्लेट उसकी डिफ्लेशन होती है, यानी कि उसके पैसों की वैल्यू कम हो रही होती है। जितना हर हर साल हर गवर्नमेंट, सिर्फ ये यूएस की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या इंडिया की गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट इन प्रिंट कर रही होती है पैसे। जैसे जैसे पैसे प्रिंट होंगे वो ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे आएंगे और आपकी जो बाइंग पावर है वो कम होती जाएगी। लेकिन जो कंपनीज़ हैं वो उसी मुल्क के अंदर, वो तो प्रोडक्टिव है ना, वो तो काम कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वो सब कुछ हो रहा है उनके साथ। तो उनके एंड के ऊपर वो पैसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही होगी, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर रही होंगी। अब उसमें कुछ कंपनीज होंगी जो कि नुकसान में जाएंगी, कुछ कंपनीज वो टॉप 500 में नहीं रहेंगी, टॉप टॉप 100 में नहीं रहेंगी, वो निकल जाएंगी उस इंडेक्स से, और कुछ कंपनीज नहीं आ जाएंगी और वो ऊपर चलेंगी। इंटेल की एग्जांपल अगेन ऐसी कंपनी जो कि मैं अपने जब ज़माने में था तो हम लोग जब पीसी लेते थे तो बड़ा एक प्राउड फीलिंग होती थी कि हमारा हमारा जो कंप्यूटर है वो इंटेल का है। आज इंटेल की हाल देख लें, इंटेल प्रोसेसर, इंटेल इनसाइड, आज उसका हाल देख लें। लेकिन आज एनवीडिया की एग्जांपल सामने है, एनवीडिया किसी ज़माने में कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज एनवीडिया की एग्जांपल सामने है आपके। तो ये तो ऊपर नीचे होता रहता है, बट अगर आपने एक स्टॉक के एक बास्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाएगा। हम मनी माइंडसेट के अंदर भी यही बात कर रहे थे कि आप पूरी दुनिया के स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने अगर आपको ये क्या क्या मसले, अब लास्ट 1 ईयर हमेशा ये होता है कि यूएस के स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट लास्ट ये 2025 के अंदर यूएस के स्टॉक्स ने कंपैरेटिवली परफॉर्म नहीं किया अच्छा। क्यों? क्योंकि एक तो यूएस डॉलर जो है वो डिप्रिशिएट किया है कंपेयर टू पाउंड और यूरो और जितने भी मेजर करेंसीज थी उनके अगेंस्ट डिप्रिशिएट किया है। तो एक तो वहाँ पर यूएस डॉलर को हिट आई, या आपकी जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर हिट आई। दूसरा ये कि जो बाकी की जो स्टॉक मार्केट्स हैं, लेट्स से यूके की, फ्रांस की, जर्मनी की, कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की, इस तरह की जो स्टॉक मार्केट थी उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है यूएस से। सो आप ये भी कर सकते हैं कि आप यूएस में इन्वेस्ट ना करें, अगर आप और ये प्रिविलेज आपको मिलता है अगर आप मिडल ईस्ट के अंदर हैं, कि आप बड़े आराम से पूरी दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहें, आपके पास पूरी दुनिया खुली हुई है। आप पाकिस्तान में रह के ये काम नहीं कर सकते, पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास बहुत गिने चुने ऑप्शंस हैं जहाँ पर हुँ, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप वंस आप यहाँ आ गए तो आप उसका पूरा फ़ायदा लें। अगर आप मिडल ईस्ट के अंदर आ गए तो यू हैव टू टेक द फुल बेनिफिट जो आपको मिल रहा होता है, चाहे वो स्टॉक्स की फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो रियल एस्टेट की फॉर्म के अंदर हो, चाहे कैपिटल कंट्रोल ना होने की फॉर्म में हो। पाकिस्तान के अंदर आप पैसे बाहर भेज ही नहीं सकते,
मतलब आपको बहुत मुश्किल होती है अगर पैसे बाहर निकालने हैं। यहाँ तो कोई मसला नहीं है, कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो जो भी आपको करना है करें। सो आपको अपने जो जिस जगह पर आए, एक तो आपको टैक्स फ्री बेनिफिट मिल रहा है, वो उसका फ़ायदा होना चाहिए। दूसरा, आपको जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इन्वेस्टमेंट्स की, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको एक ऐसे लेवल पे लेके जा सकती है जो कि बिल्कुल आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 5 से 10 साल के अंदर यूएई में रहते हुए इस लेवल पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लेते हैं, जो कि अब पाकिस्तान अगर जाएं तो वो फिर उनको कोई काम करने की ज़रूरत ना हो। ऑफ कोर्स काम तो आपको करना होता है अपनी फुलफिलमेंट के लिए, बट उनको काम नहीं करना है। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 20 साल गुजार लिए हैं और 20 साल के अंदर उन्होंने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली है विद इन यूएई रहते हुए। यानी कि आप यूएई में अगर आप रहना चाहेंगे, अगले अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के थ्रू आप काम कर सकते हैं। जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। सो ये आपका टारगेट अगर शुरू से बन जाए ना कि मेरा ये टारगेट है, इतने पैसे होने चाहिए और इसके थ्रू मेरी पैसिव इनकम इतनी जनरेट होगी, उसके बाद मैं जो भी करना चाहूँगा करूँगा। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मेरा बॉस कैसा है, मेरी जॉब कैसी है, कल मुझे अगर कोई ले ऑफ हो जाता है। आजकल आपको पता ही है एआई की वजह से क्या क्या किस तरह के ले ऑफ्स हो रहे हैं, कुछ हो जाता है तो फिर वो मुझको इम्पैक्ट उस तरह से ना करे। सो अगेन इट्स अबाउट द माइंडसेट। अच्छा, मैंने भी आपसे मशवरा बीच में किया था कि सर्वा के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, और मैंने किया उस पे, और मैंने ग्रेजुअली उसको बढ़ाता हूँ हर महीने, और इस गिविंग मी वेरी गुड रिटर्न। 7 से 8% का रिटर्न वो सर्वा दे रहा है आपको, बहुत अच्छा। यूएई की जो कंपनी है, तो जो लोग वहाँ यूएई में रहते हैं वो खुद भी ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, और कुछ ना कुछ इसमें इंजेक्ट करते रहें, थोड़ा थोड़ा अमाउंट, 500 दिरहम, $500, जो भी आपकी सेविंग आती है, तो वो दैट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा, सर्वा सर्वा इज़ वन टूल, उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स हैं। बिल्कुल उसके हाँ, अंदर आप करते रहें तो आपको जो है ना, अच्छा इसमें सीखते बहुत है ना आप इसमें सीख रहे होते हैं कि आपको फिर आप उसको स्टडी भी करते हैं कि अच्छा ये क्यों बढ़ रहा है, तो बढ़ने का रीज़न क्या है, नीचे जाने का मार्केट रीज़न क्या है, क्योंकि ऊपर नीचे तो होता रहता है, तो उसके रीज़न आपको समझ में आते रहेंगे। अच्छा, आप अक्सर ये एजुकेट करता हूँ मैं वीडियो में कि आपकी जो सैलरी है, दिस इज़ नॉट एनफ, यू हम्म हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग मोर। हम्म हम्म। तो वो क्यों आप इतना लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, बेचारे सैलरी पे लोग काम कर रहे हैं, तो आप उनको क्यों डाइवर्ट करते हैं इतना ज़्यादा, क्या वजह है अच्छा उसकी? अच्छा, देखें, एक तो इन्वेस्टमेंट्स, ये इन दोनों चीज़ों पे मेरा बिलीफ है। मैं बहुत सारे लोगों से जब बात करता हूँ तो लोग होते हैं करियर कोच होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो करियर तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आपकी जो एक्टिव इनकम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप पैसे बना रहे हैं थ्रू योर जॉब और योर थ्रू योर बिजनेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप होता है आपको उसको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप कितने भी बड़े पोजीशन पर चले जाएं, सीईओ हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, एक टाइम आएगा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपको फिर छोड़नी पड़ेगी। और 60 ईयर्स के बाद मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छी जॉब से रिटायर होते हैं और एकदम से जब वन फाइन डे वो रिटायर होने के बाद घर पे बैठते हैं, तो उनकी ज़िंदगी टोटली 180 डिग्रीज ऑपोजिट हो जाती है। उनको घर में भी कोई मुंह नहीं लगाता, आई वुड से। सही है ना? तो आपको फुलफिलमेंट के लिए आपको कोई और काम स्टार्ट करना है, और मैं हमेशा कोई ना कोई काम करता रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर। प्रॉब्लम ये हुई है कि वही गरीब माइंडसेट कि भाई नहीं, मुझे जॉब भी करनी है और मुझे साइड में अपना काम भी करना है। अभी तक मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता था जब भी मैं कोई और काम करता था कि मैं अब ये सोचूं कि मुझे जॉब छोड़ के अपना ही काम करना है। सो वो नहीं हो पाया था मुझसे। लेकिन जब से मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, साइड हसल आप साथ में भी कर सकते हैं और उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मैंने खुद भी मुझे अपने ही रिजल्ट सामने नज़र आए कि 5 साल के अंदर मैंने किस तरह से अचीव किया है। इस तरह से मैं और बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो साइड हसल्स का फ़ायदा, इट्स टू वे, लाइक इम्पैक्ट। वन ऑफ कोर्स इन इन टर्म्स ऑफ योर लेट्स से मॉनेटरी बेनिफिट, वो तो होता ही होता है। बट जो दूसरा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है। अभी मैं एक और अपने दोस्त की एग्जांपल दूँ, वो अमेजोन के ऊपर 2 साल से काम कर रहा था, बट ही वॉज नॉट लाइक डूइंग वेरी वेल, मतलब उसके 3-4 हज़ार दिरहम महीने के बनना शुरू हो गए थे। ही वॉज हैप्पी। तकरीबन कोई 25 हज़ार दिरहम उसकी सैलरी थी। वन फाइन डे उसकी कंपनी ने उसको जॉब से निकाल दिया। अब हम्म। उसको ये पता था कि यार मेरे 5 हज़ार दिरहम तो बन रहे हैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी थी, तो उसके बाद 3-4 हज़ार दिरहम वहाँ से भी आ रहे थे। तो उसको पता था कि मैं तो बेर मिनिमम 8 से 9 हज़ार दिरहम तो बना सकता हूँ। और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं घर पे बैठ जाऊंगा, क्योंकि ये भी एक मसला है कि पैसिव इनकम के बाद अगर आपको लगे कि उस पैसिव इनकम से अपनी लाइफ चलानी है, तो बंदा उसके अंदर बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट में आ जाता है। उसको लगता है कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना, अब ये पैसे आ रहे हैं। वो बहुत मेरे ख्याल से वो गलत माइंडसेट है। तो अगर आपके पास पर्पस होना कि नहीं यार, अच्छा मेरे पास ये एक्टिव इनकम के थ्रू इतने पैसे आ रहे हैं, अब इसको मैं बढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम आ गया है। उस बंदे को मैंने देखा है कि किस तरह से उसने फिर जॉब तो वो अभी भी सर्च कर रहा है,
बट मैंने उसकी स्केलिंग देखी है कि पिछले 8 महीने के अंदर उसने वो जो 4-5 हज़ार दिरहम बना रहा था अब वो 8 हज़ार दिरहम पे महीने के आ गया है। सो अब और ऑफ कोर्स उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी चल रही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उस बैच के अंदर जितने ले ऑफ हुए थे उसके अंदर वो एक बंदा था, बाकी जितने भी लोग थे अगर उनको जॉब नहीं मिली दुबई के अंदर तो उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को वापस भेजा और ख़ुद अब अकेले यहाँ पर रह रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग सऊदीया भी चले गए बट ज़्यादातर लोग अपनी फैमिलीज़ को वापस भेज के अब अपनी एक डिफरेंट किस्म की ट्रेजेक्ट्री पे चल रहे हैं। बट वो बंदा उसने फैमिली को भी रखा है यहाँ पर, बच्चों को स्कूल भी भेज रहा है अभी, और किसी तरह से सर्वाइव, क्योंकि उसके पास इमरजेंसी फंड भी था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए कि अपने पास 6-8 महीने का इमरजेंसी फंड भी रखें। तो वो भी उसके पास था। सब कुछ कंबाइन करके जॉब भी सर्च कर रहा है, बट उसने अपने बिजनेस को भी स्केल करके वो अब इस लेवल पे आ गया कि अगर जॉब ना भी करे ना तो कहीं ना कहीं पे वो पहुंच सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि साइड हसल आपको एक जो कॉन्फिडेंस देती है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस होता है कि आपको पता है कि यार इतने पैसे मेरे अभी बन रहे हैं, अगर जॉब जाती है तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पे आ जाऊंगा। सो आई हैव समथिंग प्लस। आपको ये भी पता होता है कि अब जैसे मैं सोशल मीडिया कर रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरा रिटायरमेंट का प्लान भी एक तरह से सेट है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल ही, अगर मेरे पास पैसों का मसला ना भी हो तो ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल घर पे बैठ जाऊंगा। मुझे पता है कि मैं किस तरह से काम करना है, क्योंकि आपका जो साइड हसल है अपार्ट फ्रॉम योर मनी मेकिंग थिंग आपको फुलफिलमेंट भी देनी चाहिए ना। मैं जो भी चीज़ें बता रहा होता हूँ लोगों को उससे फ़ायदा होता है। सो लोग मुझसे जब बाद में बताते हैं कि यार मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं कॉमन सेंस की चीज़ें बोल रहा होता हूँ लेकिन लोगों को वो नहीं पता होता, या लेट्स से वो कहते हैं कि उनको यकीन नहीं होता इस चीज़ पे कि वो जब ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई रिजल्ट आएगा। सो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ उनके लिए। सो बहुत सारी चीज़ें जब क्लैरिटी उसमें आती है तो आपको फुलफिलमेंट होती है कि यार सामने वाले की मैंने लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आया हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना, इस तरह से बहुत सारे लोग करियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं। मैं एक साहब को जानता हूँ, वो एनएलपी के अंदर उन्होंने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो खुद से जो है ना अपनी कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग हो गई, जो आप अगर 40-45 ईयर्स के हैं तो आपके पास कोई ना कोई स्किल तो आ गई है। सो आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, लोगों की लाइफ कैसे चेंज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो अगेन थ्रू योर साइड हसल पैसे भी बन रहे होते हैं और आगे आपका पर्पस भी फुलफिल हो रहा होता है। अच्छा, आपने मिसाल दी अपनी, तो आप जो कर रहे हैं इसमें रिटायरमेंट तो कोई है ही नहीं, हाँ, ठीक है ना? हाँ। तो रिटायरमेंट तो है ही नहीं, आप तो दुनिया से जाने से एक दिन पहले भी काम कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट का तो कॉन्सेप्ट है वो खाली कॉर्पोरेट लाइफ में है, हुँ, और उसका मतलब भी लोग नेगेटिव लेते हैं कि लाइफ ही ख़त्म हो गई है, बेड पे आ जाओ बस बिल्कुल। हुँ, और जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस था, मैंने भी अपनी एकेडमी बनाई, मेरी एक ज़माने में जॉब ख़त्म हुई थी, तो मेरी एक पोजीशन थी जॉब के अंदर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, हेड ऑफ़ फाइनेंस। जैसे ही जॉब ख़त्म होती है, यू लूज़ योर पोजीशन, हुँ, लूज़ योर टाइटल, यू आर हुँ, नो वन। हुँ, लेकिन अगर आपकी अपनी कोई एकेडमी है जिसके आप फाउंडर हैं या आप उसको रन करते हैं, कोच हैं वहाँ पे, नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू, दिस हुँ, इज़ योर ओन। हुँ, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ साइड हसल कि आपकी बिल्कुल। आइडेंटिटी कोई ले नहीं सकता आपसे, और वो ग्रेजुअली बनती है। लेकिन एक एक इशू ये आता है, जो हमारे यंग लोग हैं जो कि 25 साल से लेके 30 साल तक के लोग हैं, वो अच्छी सैलरी स्टार्ट करते हैं, क्वालिफाइड लोग होते हैं, लेकिन वो क्या 3 मिस्टेक करते हैं, फाइनेंशियल मिस्टेक जिसको आप कह सकते हैं। अगर कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो अपने सबसे पहले मैं कहता हूँ कि अपनी जो भी आपकी सैलरी है आपको अपना स्कोप पता होना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी जो भी काम कर रहे हैं उनको लगता है कि यही उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है और इसके अंदर इतने पैसे मिलेंगे और आप इस लेवल पे ही काम कर सकते हैं। वो अपने दिमाग में वो शॉर्ट साइटेड मेंटालिटी लेकर आते हैं। सो दैट हैज़ टू चेंज। और अपना जब आप एक्सपोजर बढ़ाएंगे, लोगों से बात करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा नहीं यार, मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है। जब से मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया तो मुझको अगेन वही बात होती है ना कि हम इंजीनियर्स हैं, तो जब अपनी कंपनी में काम करते हैं तो हम क्यूबिकल तक रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रॉस फंक्शन के अंदर बात करेंगे तो एचआर से बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत फाइनेंस से बात कर लेंगे, हम उससे आगे जाते ही नहीं है। बट जब से मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया है मैं तो हर किस्म के लोगों से बात करता हूँ। मुझे समझ में आता है कि अच्छा यार ये मुझे लगता था कि लेट्स से 50,000 दिरहम सैलरी ज़्यादा होती है, बट यहाँ तो भाई 1 लाख 1.5 लाख दिरहम के लोग भी बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, और इनका कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा कोई इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है, बट दे वर डूइंग समथिंग जिसकी वजह से ये इस लेवल पे आए हैं। तो वो क्या चीज़ है? सो इस वजह से नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं उससे आगे की सोचें, क्रॉस फंक्शन सोचें कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो दिस इज़ वन थिंग। पैसे आपको जो भी आप काम कर रहे हैं करियर में बढ़ना और पैसे बढ़ाना, ये आपके अपने हाथ में है। ये आई आई वुड से कि आप अपने आप की जो दिमाग का लिमिटिंग बिलीफ होता है ना, उससे बाहर निकलना चाहिए। तो ये तो पहली बात हो गई कि आपको अपने आप को थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहिए, जस्ट नॉट टू कन्फाइन योर सेल्फ टू वन पोजिशन। दूसरा ये कि अगर फाइनेंशियल मिस्टेक्स की बात करें
तो उसके अंदर आप जाहिर सी बात है अपना जो लाइफस्टाइल क्रीप है वो ना आने दें। जब भी आप कोई प्रमोशन मिल रही है या कोई पैसे आपके बढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आप अपने लाइफस्टाइल को उसी हिसाब से ना बढ़ाएं कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मैनेजर से सीनियर मैनेजर हो गए तो ये कहीं किसी जगह किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपको फिर गाड़ी अपग्रेड करनी है हर सूरत में। मैं आपको इसकी साइड हसल की एक और एग्जांपल देता हूँ, अगेन अपनी अपनी एक्सपीरियंस से, कि मेरे पास लेट्स से मैं एक कंपनी का सीनियर मैनेजर हूँ और मुझे पता है कि मेरी एक फिक्स सैलरी है। अब मैं अपने जो पीयर्स के अंदर काम कर रहा होता हूँ वो लोग सारे ऑफ कोर्स मेरे अपने सैलरी जितने ही काम कर रहे होंगे या उसी हिसाब से उनका लाइफस्टाइल होगा। तो अगर मैं साइड हसल करना शुरू करता हूँ तो फर्स्ट करें मेरी साइड हसल अब मेरी सैलरी जितना पैसे बना रही है या मुझसे उससे भी ज़्यादा डबल पैसे बन रहे हैं साइड हसल के थ्रू, तो मैं अपना लाइफस्टाइल बना बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मुझे कोई प्रेशर ही नहीं है कि मैं साइड हसल में अपना मैं मेरे पास ऑल्दो पैसे आ गए हैं लेकिन मुझे कोई प्रेशर नहीं है, पीयर प्रेशर नहीं है कि मैं गाड़ी अपग्रेड करूँ या घर अपग्रेड करूँ, क्योंकि मेरे साथ के जो लोग हैं वो अभी उसी लेवल के ऊपर हैं। जबकि मुझे पता है पैसों में मैं अब एक लेवल दो लेवल ऊपर जा चुका हूँ। सो साइड हसल का ये भी फ़ायदा होता है, आपको हर सूरत में कोई ना कोई काम अपना देखना चाहिए ताकि आप पैसों में जब बढ़े ना आपको, तो आपको ये फील ही ना हो कि आपको अपने अपने कोई एक्सपेंसेस बढ़ाने हैं। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जॉब के साथ साइड हसल करें और अपना जो आपका लाइफस्टाइल है उसको क्रीप ना होने दें। इसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं बेसिकली, कि आप अपनी जो जो भी आपके खर्चे हैं उसको ना बढ़ाएं विद योर इंक्रीज ऑफ इनकम। सो ये दूसरी चीज़ हो गई, आई वुड से कि सेकंड चीज़ होगी। तीसरी चीज़ ये कि लाजमी इन्वेस्ट करें। आप चाहे डॉक्टर्स हो, आप चाहे इंजीनियर हो, आप चाहे फाइनेंस प्रोफेशनल हो, आप चाहे कुछ भी हो, आपको चाहे आप गलती कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के अंदर लेकिन इन्वेस्टमेंट्स छोड़े ना। और बस ये ध्यान रखें कि पॉन्जी स्कीम्स के अंदर ना जाएं, ये जो पैसे डबल करने वाली स्कीम्स होती हैं उसमें ना जाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पैसे बहुत तेज़ी से कंपाउंड होते हैं जब आप उनको टाइम देते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि मेरे पैसे एक साल के अंदर या दो साल के अंदर डबल हो जाएं, ऐसा बहुत रेयरली होता है, बहुत कम जगहों पर होता है। और अगर आप उस एग्जाम्पल को लेकर कि किसी ने इस तरह किया है और अब मैं भी उसको रेप्लिकेट करना चाहूँगा, अगर ये करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। सो जो भी पैसिव इन्वेस्टमेंट होती हैं वो आप एज आई सेड बिफोर के 8 से 10% की होती हैं, इससे ज़्यादा की नहीं होती हैं। आप उस टारगेट को लेके रखें और कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें। आपको खुद ही समझ में आएगा कि इन पैसों को कैसे आपको बढ़ाना है और इनको ग्रो करके आप अपनी एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी के ऊपर कैसे जा सकते हैं। तो आई वुड से कि ये जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स की बात करें करें कि इन चीज़ों को इग्नोर करना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। आई होप कि मैंने ये चीज़ें कवर कर ली हूँ, अनलेस अनटिल यू हैव सम पॉइंट्स टू ऐड। नहीं, एग्री, आपने कवर कर लिया, 3 चीज़ें बड़ी स्मार्टली कवर की हैं। लेकिन एक और सवाल ये आता है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं या आपके पास भी सवाल आता होगा, यार एक बंदे की सैलरी है 50,000, ही कैन सेव वेरी गुड अमाउंट। हम्म। एक बंदे की सैलरी है 10,000, मैं सेव कैसे करूँ उसके अंदर और कितना सेव करूँ? कोई परसेंटेज डिफ़ाइन करूँ, कोई अमाउंट डिफ़ाइन करूँ? तो लोग अपने आप को उस जगह लाके खड़ा करते हैं कि मैं इसलिए सेव नहीं करता क्योंकि मेरी सैलरी कम है। वो बंदा इसलिए सेव करता है क्योंकि सैलरी ज़्यादा है। ये भी कोई मिथ है या माइंडसेट का इश्यू है या क्या है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक बंदे के पास होती है मनी प्रॉब्लम और एक होती है इनकम प्रॉब्लम। तो मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा इन दोनों को शो करते हुए। मनी प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि आपकी इनकम इनफ है बट आपकी मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से आप पैसे सेव नहीं कर पा रहे। तो आपकी भले 10,000 दिरहम सैलरी हो या आपकी 50,000 दिरहम सैलरी हो, अगर आपके मनी प्रॉब्लम है तो आप इन एनी केस पैसे सेव नहीं कर सकते या ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है इनकम प्रॉब्लम। अगर महंगाई बढ़ चुकी है इस कंट्री के अंदर और 10,000 दिरहम की सैलरी है और आप वाकई उसके अंदर गुजारा नहीं कर पा रहे, फैमिली भी रखी हुई है, बच्चों के स्कूल भी भेजना है, तो उसके अंदर आपकी इनकम प्रॉब्लम है। आपको इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी उसके अंदर। बट आप उसके अंदर ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि मुझे कुछ भी सेव नहीं करना है, क्योंकि आज आपकी लेट्स से कंपनी बोलती है कि हम आपकी सैलरी 8,000 दिरहम कर रहे हैं, तब भी तो आप गुजारा करेंगे ना। मैं एक 100% हूँ कि लोग अपनी कोई ना कोई चीज़ कट डाउन करेंगे और उसके बाद 8,000 दिरहम के अंदर बजट को लेकर आएंगे। तो आपको उसके अंदर वो एक्सक्यूज़ है मेरे ख्याल से कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। कर तो आप सकते हैं, अब आप किस तरह करना चाहते हैं। फैमिली को ऑन बोर्ड लेना है, उसके अंदर फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली को ऑन बोर्ड लेना है तो ये चीज़ें आपको करनी है। मैं एग्जाम्पल किस तरह से देना चाह रहा था कि मैं एक दोनों को अपने फ्रेंड्स हैं मेरे जिनको जानता हूँ मैं, एक साहब की सैलरी है 10,000 दिरहम और एक साहब की सैलरी है 50,000 दिरहम। और ये बात है आज से कोई लेट्स से 7-8 साल पुरानी। तो जो 10,000 दिरहम वाला बंदा है वो आज भी दुबई में सरवाइव कर रहा है और वो अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ पर उनकी फ़ीस भी पे कर रहा है। अब जिस तरह भी रह रहा है वो काम कर रहा है, मतलब अब वो कुछ इवन इतना भी हो गया कि थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट भी कर रहा होता है।
तो 10,000 दिरहम के अंदर भी वो काम इतना कर लेता है कि अपने आप को उसने कन्फाइन करके ये काम कर लिया। ऑल्दो कि मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि आप अपनी इनकम को बढ़ाएं रादर देन अपनी सेविंग्स को, अपने आप को स्क्वीज करके जो है वो ये काम करें। बट होता है आप नहीं कर पाते, कभी कभी आप इनकम नहीं बढ़ा सकते। एट द सेम टाइम जो 50,000 दिरहम वाला बंदा है, वो मैं उसको जानता हूँ, वो कहता है कि आप दुबई में तो 60,000 to 70,000 दिरहम से कम की सैलरी के ऊपर आपको आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट सेव एनीथिंग। अगर आप अगर 50,000 दिरहम सैलरी या लेट्स से 60-70 हज़ार दिरहम सैलरी नहीं होती, और वही बंदा है जो 50,000 दिरहम सैलरी के ऊपर उसने 20 साल गुजारे एंड उसने ज़्यादा कुछ सेव नहीं किया, शायद एक घर पाकिस्तान में बनाया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था उसने। सो इमेजिन करें कि अगर उसकी मनी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होती हैं तो 50,000 दिरहम इज़ अ गुड अमाउंट। अब ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया दुबई, बट एट दैट टाइम 7-8 साल पहले 50,000 दिरहम वॉज नॉट बैड, और उसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है, आपकी एज आगे जाती है, आप की जो अर्निंग पावर है वो कम होना शुरू होती है इन टर्म्स ऑफ योर कॉग्निटिव स्किल्स। वैसे तो आपकी जाहिर सी बात है, जब आप सीनियर होते हैं तो आपके पैसे बढ़ना शुरू होते हैं, बट जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता है वैसे वैसे आपकी सेलेबिलिटी कम हो जाती है। सो वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स काम आती हैं। सो जो अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होंगी और वो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट होंगी, रिटर्न्स दे रही होंगी, तो वो आपकी सैलरी को थोड़ा सा ऑफसेट करना शुरू करती हैं। सो आई थिंक मनी प्रॉब्लम और इनकम प्रॉब्लम को समझना चाहिए आपको। आपकी प्रॉब्लम क्या है वो समझना चाहिए। आइदर इज मनी प्रॉब्लम और इनकम प्रॉब्लम। इनकम प्रॉब्लम है तो इन एनी केस आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है। अब भले उसके अंदर आपकी वाइफ थोड़ा सा हेल्प करें उसके अंदर आपको, या आप खुद कोई साइड हसल स्टार्ट करें, या अपनी जॉब चेंज करने की कोशिश करें, वॉट एवर द केस इज। अगर मनी प्रॉब्लम है तो आपको वो उसको फोकस करना है, बट स्टिल यू हैव टू सेव एंड इन्वेस्ट। उसमें कोई मेरे ख्याल से, जब आप एज आई सेड कि अगर आपके बजट कम होते हैं, आपकी कंपनी आपको कट डाउन करती है, इन एनी केस आप फिर उसके अंदर गुजारा करने की कोशिश करेंगे। और ये थ्रू आउट शुरू में आपको लगेगा कि कम पैसे सेव हो रहे हैं, बट जब आप उसको कंपाउंडिंग करेंगे, अगेन अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं कि लोगों के मैंने कई जगह पढ़ा है कि आपकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, ये आपकी इनकम से नहीं बनते, आपकी स्पेंडिंग हैबिट से बनते हैं। हम्म। तो अगर आपकी स्पेंडिंग हैबिट ही सही नहीं है तो इनकम कुछ भी कर लें, जैसे आपने एग्जांपल दी 50,000 आपके एक जानने वालों की, वो वहीं खड़ा रहेगा। हम्म। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं थोड़ा स्विच करूँगा साइड हसल्स के ऊपर। आपको क्या लगता है कि कोई एक आम इंसान के पास साइड हसल की अपॉर्चुनिटी क्या-क्या होती हैं मार्केट में? There was a time when I had 60 days to find a job or leave the country. No savings, school fees due. I had strong qualifications, but my profile was being ignored. That's when I learned something every finance professional eventually realizes. Technical excellence does not create influence. Business partnering does. When I started showing up as a decision partner, not just finance expert, everything changed. Leaders listened, trust grew, opportunities followed. That's exactly what this program is built on. Real frameworks from real leadership experience, not theory. I'm really proud of this course because it has empowered finance professionals in our fraternity to grow fast, far beyond what they thought possible. Here are some of the testimonial. If you are ready to make that same shift, enroll today and become a certified finance business partner. सर देखिए, होती तो बहुत सारी हैं। मैं ख़ुद भी अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी बात करता हूँ। मैंने ख़ुद ई कॉमर्स पे भी काम किया हुआ है, मैंने ख़ुद लेट्स से वेबसाइट पे भी काम किया हुआ है, अपनी एजेंसी भी चलाई हुई है, और भी मैंने बहुत सारे काम किए हुए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो साथ में कोई और काम करना, मैंने ये देखा है, उसको स्केल करना मुश्किल होता है। मैंने जितने भी बिजनेसेस किए हैं साइड में, उनको मैं उस टाइम पे आके छोड़ देता था, अबैंडन कर देता था जिस टाइम पर मैं उनको टाइम नहीं दे पाता था, और मुझे लगता था कि अब इसके बाद मुझको स्केल करने के लिए अपनी जॉब छोड़नी है और इस बिज़नेस को देखना होगा। लेकिन उस वक्त मुझको उतना पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा होता था कि मैं उन काम को होली एंड सोली करूं। मुझे फिर भी लगता था कि मेरी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपको लगता है कि साइड हसल आपकी इस लेवल पे पहुंच गई कि अब आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन जब से सोशल मीडिया मैंने स्टार्ट किया है, उसमें मुझको लगता है कि अब मैं इसके अंदर कितना भी काम कर लूँ ना, मुझे मेरी जॉब से कोई बहुत ज़्यादा, अनलेस एंड अनटिल मेरा जो ऑफिस है उसको कोई प्रॉब्लम हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि जब मैंने 2020 के अंदर पहली वीडियो डाली थी अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो मुझको उसको शूट करने में तकरीबन कोई 7-8 दिन लग गए थे।
क्योंकि अब कभी कोई ऑडियो का मसला, कभी कोई कैमरे का मसला, कभी किसी चीज़ का मसला, मैं वो उसको शूट ही नहीं कर पा रहा था। 7-8 दिन मुझे शूट करने में लग गए थे। 10-15 मिनट की वीडियो एडिट करने के बाद तकरीबन 2-3 दिन एडिट में लगे। उसके बाद अपलोड किया मैंने उसको, उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे एक वीडियो अपलोड करने में तकरीबन कोई एक दो 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 हफ्ते तो बहुत आराम से लग गए थे। उसके बाद उसके ऊपर व्यूज़ कितने आए, 100 व्यूज़ आए, 50 व्यूज़ आए। फिर मैंने अगली वीडियो दोबारा बनाई, उसके अंदर मुझको तकरीबन लेट्स से 1 हफ्ता लगा, उस पे भी इसी तरह 100-10 व्यूज़ आ गए कोई। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा उसको करना शुरू किया, स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे ये लगा, अच्छा मुझे मज़ा ज़रूर आ रहा था उसके अंदर। तो मैंने कहा कि साइड हसल, ये चीज़ तो बड़े मज़े की यार, इसमें आपको मज़ा भी आ रहा है, इसमें आपको डेटा भी मिल रहा है। और 6 महीने बाद जाकर मुझको, अच्छा ये मैं अपने जो जितना भी सोशल मीडिया पे काम कर रहा था, ये मैं कहीं भी प्रमोट नहीं कर रहा था, अपने पर्सनल चैनल के ऊपर नहीं बता रहा था किसी को कि मैं ये कर रहा हूँ। एक तो ये होता है ना, शुरू में बंदे को ये भी होता है कि यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो मैं किसी को भी फेसबुक के ऊपर या अपने पर्सनल दोस्तों में किसी को नहीं बता रहा था कि मैं ये यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। बट वन फाइन डे, 6 महीने बाद वीडियोस अपलोड करने के, एक ऑफिस में कुलीग मेरे पास आते हैं। वो कुलीग भी मेरे अपने कुलीग नहीं थे, मतलब वो ऑफिस में काम करते थे, सिर्फ सलाम दुआ थी मेरी। वो लिफ्ट में मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं। मैंने कहा हाँ यार डालता तो हूँ मैं। तो पहली दफ़ा मुझे किसी ने 6 महीने बाद डालने के मुझे मिला, और वो मुझसे उसने बोला कि आप ये करते हैं काम। उससे पहले किसी को नहीं पता था ये, सिवाय 6 मेरी। महीने लगे? 6 6 महीने महीने लगे टाइम। कि पहले बंदे ने मुझको खुद से आइडेंटिफाई किया कि आपकी वीडियो मैंने देखी। तब मुझे लगा कि यार मतलब जिस बंदे को ज़रूरत है ना, अच्छा यूट्यूब की एक अच्छी बात ये है कि वो जिसको ज़रूरत है वो आपकी वीडियो तक पहुंच जाएगा किसी ना किसी तरह करके। जबकि इंस्टाग्राम, टिकटॉक डिफरेंट एल्गोरिथम पे चल रहा होता है। तो यूट्यूब जो वैल्यू क्रिएट कर रहा होता है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वहाँ पर जब उसको, उस बंदे ने मुझसे क्वेश्चन करना शुरू किए, मुझे वहाँ से उसके इश्यूज समझ में आना शुरू हुए कि यार इस बंदे के क्या इश्यूज हैं। फिर मैंने उसको, एक बंदे को दिमाग में रखे कि अच्छा इस बंदे के ये इश्यूज भी हैं, तो मैं इन चीज़ों, इन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बना सकता हूँ। सो मैंने वो बनाना शुरू किया, तो मुझे मज़ा आना शुरू हुआ। लोग, फिर और लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया। फिर इवन दो कि मेरे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, एक वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 व्यूज़ आते थे, बट मुझे लोगों ने एयरपोर्ट पे रिकग्नाइज़ करना शुरू किया। मैं कहीं जाता था, मुझे कभी-कभी लोग करते थे, क्योंकि बड़ा नीश कंटेंट था और उस वक्त तो कोई लोग बनाता भी नहीं था इस तरह की वीडियोस। सो मुझे समझ में आया कि यार जो स्केलेबिलिटी की वजह से मैं कोई भी बिज़नेस छोड़ रहा था, वो सोशल मीडिया मुझको प्रोवाइड कर रहा है। कि पहले मुझको जो वीडियो 1 हफ्ते में बना के 50 व्यूज़ आते थे और उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होता था, आज जब लेट्स से 1 साल बाद मैं ऐसे कंडीशन में भी आ गया था कि मैं 1 दिन के अंदर एक वीडियो बनाकर अपलोड करूं, तो उसके ऊपर 1000 व्यूज़ भी आ सकते थे और उससे इम्पैक्ट भी क्रिएट होता था। और आज की बात करूं तो अगर मैं 5 मिनट में सोच कर, लेट्स से हाफ एन आवर में एक वीडियो बनाकर उसको, आज जो मैंने वीडियो अपलोड किया, बाय द वे आज 2 मार्च है, मुझको उस वीडियो को दिमाग में आने में मेरे ख्याल से हाफ एन आवर लगा था। शूट मैंने किए बगैर एडिट के, मैंने वीडियो अपलोड की है, सिर्फ मैंने उसकी वो की थी, थंबनेल बनाई थी। और मुझको टोटल अपलोड, शूट टू अपलोड के अंदर मुझको मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लगा। उस 1.5 घंटे के अंदर मैंने वो जो वीडियो डाली है, अभी वो मेरे ख्याल से 6 घंटे हुए हैं उसको डाले हुए, और उसके ऊपर तकरीबन 5,000 व्यूज़ आ गए हैं उसके अंदर। सो इट्स नॉट नेस, अब ऐसा नहीं है कि हर वीडियो इस तरह की जाती है। वो कुछ टॉपिक भी ऐसे होते हैं ना, टाइम बेस्ड होते हैं, तो कभी कभी उसके अंदर आपको अच्छी व्यूज़ मिल सकते हैं। सो ये स्केलेबिलिटी बिजनेस के अंदर जॉब करते हुए मुझे कहीं और नहीं मिलती। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप साइड हसल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें ना सोचें, बट आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी रखनी चाहिए, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे यूट्यूब। और यूट्यूब इस मामले में भी अच्छा है कि अगर आप लिंक्डइन पे करते हैं काम, या आप इंस्टाग्राम पे करते हैं, तो आपके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स के अंदर फ़ौरन आपकी वीडियो जाएगी। और फिर अगेन वही ऑफिस की बात कि भाई बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू होता है लोगों को, जो लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ करें, उनको अपने ऑफिस की तरफ से जो है वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस लगता है, उसके उनके दिमाग में होता है कि ये हो सकता है, बट हर दफ़ा होता नहीं है, सिर्फ दिमाग में आपके होता है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे करेंगे ना, तो आपको कोई भी नहीं पहचानेगा, क्योंकि शुरू के 6-8 महीने तो आप एक्सपेरिमेंट्स में निकाल देंगे, और उसके बाद जब कोई पहचानेगा तो इट इज़ सो फार इनटू इट कि आप कहेंगे कि यार आप कहते हो तो कहने दो, कोई मसला नहीं है। इसलिए लिंक्डइन, क्योंकि वो आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर पहले जाता है, तो इसलिए वो ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करता है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हो, पहले सोशल मीडिया का सोचें कि इसके थ्रू मैं किस तरह से लेवरेज कर सकता हूँ अपने किसी भी काम को, और उसके बाद कोई भी बिजनेस करना हो तो वो सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करें आप। अच्छा, इसमें जो आपने बात की 6 महीने, इसमें कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग बैकआउट कर जाते हैं 1 महीने 2 महीने, यार कुछ नहीं हो रहा, कोई लाइक नहीं आ रहा, कोई व्यूज़ नहीं आ रहा है, वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि छोड़ देते हैं। ऐसे ही है। 6 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है आपके कंसिस्टेंसी के साथ चलना। आपके देखें मैं 10 व्यू, 100 व्यू, 500 व्यू, आज 5000 व्यू आ रहे हैं, तो हाँ उसके पीछे वो कंपाउंडिंग है। हाँ जैसे आपने स्टॉक में बात की कंपाउंडिंग की, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ अप्लाई होती है कंपाउंडिंग। यहाँ 100%। कंपाउंडिंग में आपका अमाउंट लग रहा है, यहाँ कंपाउंडिंग में आपका टाइम लग रहा है।
ऐसी है। जो कंपाउंडिंग है ना वो दोनों तरह से काम करती है, आपका एक्सपीरियंस की भी कंपाउंडिंग हो रही होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स की भी कंपाउंडिंग हो रही होती है। तो कंपाउंडिंग को आप हर चीज़ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्स्टेंटली वीडियोस बनाना शुरू करूंगा और मुझे एक एक आप मसल बिल्डअप हो जाता है ना आपका, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल्स बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो आपका मसल बिल्ड हो जाता है कि अब शुरू में आपको वेट उठाने में मतलब लेज़ी फील करेंगे आप, या लेट्स से क्रंचेस करने में लेज़ी फील करेंगे। बट जैसे आपने 1 महीना गुजार लिया फिर आपको वो चीज़ बहुत आसान लगने लगेगी। सो जैसे जैसे कंपाउंडिंग होती है वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बिल्टअप होता है, और एक्सपीरियंस की भी कंपाउंडिंग हो रही होती है अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कोर्स। आपकी एक्सपीरियंस की भी कंपाउंडिंग होती है, और कंसिस्टेंसी तो हर चीज़ के अंदर मैंने देखा है। आप देर इज़ अ इंग्लिश सेइंग के, आई फॉरगॉट एग्जैक्टली हाउ टू फ्रेज इट, बट लेट्स से आप किसी बंदे से अगर आपको डर लगे ना कि इस बंदे से मुझे डर लगना चाहिए, वो बंदा है जो हर रोज़ ऑफिस में आके बैठा हुआ हो। क्योंकि अगर वो हर रोज़ आके ऑफिस में बैठा हुआ है तो वो कंसिस्टेंट है। तो वो कोई भी काम करेगा तो वो कंसिस्टेंटली करेगा, आप कितनी भी अच्छे टेक्निकली हो वो आपको बीट कर सकता है। सो उस बंदे से आपको डरना चाहिए जो बंदा कंसिस्टेंसी से नहीं डरता हो, जो काम कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली कर रहा हो ना, एक ही चीज़ बार बार कर रहा हो, उससे आपको डरना चाहिए, क्योंकि वो बंदा आपसे आगे जा सकता है अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है और कितने भी अच्छे टेक्निकली हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है साइड हसल्स पे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास जो नॉलेज है वो उसको मोनेटाइज करें, ठीक है? अब आपके पास भी काफ़ी साइड हसल्स हैं, मैं जानता हूँ उसको, लेकिन अ, क्या तरीके हैं उसको मोनेटाइज करने का? आपकी नॉलेज को आपने 20-25 साल अपने कॉर्पोरेट लाइफ में गुजारे, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है आपके दिमाग में कि नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट मोनेटाइजेशन योर एक्सपीरियंस। क्या यार प्रोसेस आप ये तो सजेस्ट करेंगे? ये तो आपकी एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, जिसमें आपने बताया था कि भाई आपने फ्री कॉल्स देना शुरू की थी, और 200 के करीब आपने बताया था कि फ्री कॉल्स दी थी आपने। 300-350 कॉल्स मैंने की थी। हाँ यस। हाँ, और उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हुई थी। लेकिन वही बात है ना, आपको ये चीज़ें तो फाइंड आउट करना, अपने आप को फाइंड आउट करने में टाइम लगता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे ओवैस के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, ये इस्लामाबाद में होता है ओवैस। वो कतर से मूव हुआ था वापस पाकिस्तान, आई थिंक इन कोविड के टाइम पर शायद। और उसके पास कोई जॉब वॉब नहीं थी पाकिस्तान में, और उसको जॉब करनी भी नहीं थी। और अल जज़ीरा में उसने काम किया हुआ था कतर में, और उसकी फैमिली पूरा वक्त पाकिस्तान से बाहर रही है। तो मतलब वो इस तरह का एक एक जो फैमिली होती है ना, जो हमेशा पाकिस्तान से बाहर रही है लेकिन फिर एकदम से आपको पाकिस्तान जाना पड़ता है। सो ही वेंट टू इस्लामाबाद, और उस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसने यूट्यूब वीडियोस वहीं से, क्योंकि थोड़ा बहुत उसका मीडिया का बैकग्राउंड था, तो उसने यूट्यूब वीडियोस स्टार्ट कर दी थी। उसने अपने आप को बहुत एक्सप्लोर किया, मैंने उसको देखा, उसके पुराने यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे, उसने हर तरह की वीडियोस बनाई हैं। बट इवेंचुअली उसको एक नीश मिली, और बड़ी अच्छी नीश थी वो, जो कि पाकिस्तान में थी नहीं। और वो नीश थी कि लेट्स से वो डिफरेंट टेक्निकल चीज़ों को रिव्यू कर रहा था। अब चाहे वो एयर प्यूरीफायर हो, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो लेट्स से सोलर पैनल हो, इवेंचुअली ये सारी चीज़ें जब करता रहा, तो आज उसके सोलर पैनल की वीडियोस जो है ना वो टॉप पे जाती हैं। और उससे हुँ। बड़ा यूट्यूबर नहीं है जो कि सोलर पैनल को रिव्यू कर रहा हो, पाकिस्तान के अंदर सोलर सिस्टम्स को रिव्यू कर रहा हो घर की यूज़ के लिए। सो आपको ये स्लोली एंड ग्रेजुअली समझ में आता है कि मोनेटाइज, फिर अगेन उसने ऑफ कोर्स मोनेटाइज किया उस चीज़ को। उसने जब भी गाड़ी को के रिव्यू किया, उसने अपनी गाड़ी को रिव्यू कर लिया। जो पहली गाड़ी उसको प्रोटॉन मिली पाकिस्तान के अंदर, वो इतनी अच्छी उसकी सर्विस नहीं थी, उसने उस पर वीडियो बनाई, पता नहीं अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे उस वक्त। उसके बाद उसने दूसरी गाड़ी ली, उसको रिव्यू किया, तो ऑटोमेटिकली वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उसको समझ में आ गया कि मोनेटाइज कैसे करना है। आज आई एम 100% श्योर कि उससे अच्छे खासे रेट्स हैं। अगर आप उसको जाएंगे कोई कोई चीज़ रिव्यू करवाने, तो वो उसी हिसाब से उसको चार्ज करेगा। तो मोनेटाइजेशन आपकी आती है थोड़ा सा बाद में। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे मोनेटाइज करना है, बट डे वन से मोनेटाइजेशन को सोचना नहीं चाहिए कि मुझको हर सूरत में मोनेटाइज करना है, पहली वीडियो मेरी मोनेटाइज होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। स्लोली एंड ग्रेजुअली होता है। आपको समझ में आती हैं चीज़ें, जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगेन हम अपनी एग्जांपल देते हैं दोबारा से। मैं जब शुरू में मैंने भी शुरू में फ्री कॉल्स किए हैं, लेकिन मैंने शुरू में शायद हार्डली 3-4 कॉल्स फ्री की थी, लेकिन मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि इस चीज़ को मैं बहुत इजीली मोनेटाइज कर सकता हूँ। मैंने शुरू में उसका पर आवर का रेट $50 रखा था, फिर $100 किया, फिर $150 किया, अभी वो $200 है पर आवर का रेट। अब मेरे पास कॉल्स आए ना आए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं उसको स्केल कर नहीं सकता उस बिज़नेस को, कोई बिज़नेस भी नहीं है, बट उससे मुझे स्टोरीज़ मिल रही होती हैं। जैसे आपने कहा ना कि 300 लोगों से आपने बात की होगी, तो आपको स्टोरीज़ मिली होंगी उसके अंदर, तो आपको पता चला होगा कि लोगों के पेन पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन अब जब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस आ गया, तो मैं फिर उसको मोनेटाइज मैंने कर लिया उसको, कि मेरी जो भी कॉल्स करता है मुझको, तो वो पेड कॉल्स होती हैं। सो आई कैन चार्ज
द प्रीमियम दैट एनीवन इज़ विलिंग टू पे, क्योंकि उनको वो वैल्यू उसके अंदर मिल रही है। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक छोटी सी, कि एक साहब थे सऊदीया में, उनकी जॉब हो रही थी अबू धाबी के अंदर। तो उनकी जॉब जो पाकिस्तान जो सऊदीया में थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बट उनको जो अबू धाबी की जॉब थी वो बहुत अच्छी मिल रही थी। बट एट द सेम टाइम उसी टाइम पर एग्जैक्टली उनकी कनाडा में इमिग्रेशन भी हो गई थी। तो अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि अब अबू धाबी जाएं या डायरेक्ट कनाडा जाएं। तो मैंने उनको रेकमेंड ये किया था कि आपके पास देखें 3 साल का विंडो तो मौजूद है, तो आप 3 साल के अंदर कनाडा जा भी सकते हैं, और उस टाइम में 2 साल 2.5 साल आप अबू धाबी की जॉब भी पिक कर सकते हैं। बट उनको समझ में आ गई थी ये बात, तो उन्होंने अबू धाबी तो जाना ही था। बट उनको मैंने एक और पॉइंट बताया, उससे तकरीबन उनके 30,000 दिरहम सेव हुए थे। मैंने उनको कहा कि देखें, आप जब अबू धाबी जा रहे हो ना, जब जॉब कर रहे हो, तो अपने आप को कैनेडियन रेजिडेंट शो करें। जब आप कैनेडियन रेजिडेंट शो करेंगे तो आपको जो बच्चों की एजुकेशन और जो आपकी फ़्लाइट्स वगैरह के जो एक्सपेंसेस हैं वो कनाडा के हिसाब से मिलेंगे। तो आपको वो जो फ़्लाइट्स के टिकट हैं, रादर देन गेटिंग योर फॉर योर फैमिली इस्लामाबाद की टिकट जो कि लेट्स से 2,500-3,000 दिरहम आपको मिल रही होगी, कनाडा की चार्ज करें तकरीबन 10,000 दिरहम पर पर्सन मिलेगी आपको। तो वहाँ पर वो 4 या 5 फैमिली मेम्बर्स थे, उनको 30,000 दिरहम का 1 साल का फ़ायदा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे $150 की उस वक्त की कॉल ली थी, लेकिन उनको फ़ायदा 30,000 दिरहम का हुआ था जस्ट बाय कन्वर्जेशन। सो ये वैल्यू जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो वैल्यू टाइम की वैल्यू नहीं है, आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, आपको उस लेवल पे सोचना चाहिए कि आप किसी को क्या वैल्यू दे रहे हैं। सो वैल्यू क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यू आप अब 1 घंटे की कॉल के अंदर 5 मिनट के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है उसके अंदर भी वैल्यू हो, और हो सकता है आप पूरे 1 घंटे की कॉल के अंदर वैल्यू ले लें। मेरे पास यूट्यूब के ऊपर 1200 वीडियोज़ हैं। आई एम 100% श्योर कि मैंने जो बात भी की है, जो मेरी नॉलेज है, वो मैंने 1200 वीडियोज़ के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर की होगी। बट जैसे आप जाते हैं ना सुपर मार्केट के अंदर, आप सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, लेट्स से 5-6 फ्रूट्स ले लिए, या एट द सेम टाइम आप साइड में जाकर एक फ्रूट सैलेड का बोल रखा हुआ है वो ले लें। तो बोल आपको महंगा पड़ेगा कंपेयर टू जो जितने भी फ्रूट्स रखे हुए हैं, लेकिन वैल्यू मिल रही है ना आपको। आपको बना बनाया एक चीज़ मिल रही है, आपको घर जाके उसको फ्रूट्स को काटना नहीं है, उसको मिलाना नहीं है, आपको डायरेक्टली आप जाएंगे, आप स्टार्ट कर देंगे। तो वहाँ पर फ्रूट सैलेड की वैल्यू है, इसीलिए आप उसको पैसे एक्स्ट्रा देकर ख़रीद रहे हैं। इसी तरह से हम कोर्सेज करते हैं मनी माइंडसेट ग्रुप के, तो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। अगर आपको चाहिए तो आपको यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन एक तो हम उनके वहाँ पर जो कम्युनिटी क्रिएट करते हैं वो एक बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी होती है। इसी तरह से जो आप जब इंटरेक्शन करते हैं वन ऑन वन, उसके अंदर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। सो जो अपने आप को उस टाइम लेट्स से माइंडसेट से देखें कि आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से मोनेटाइजेशन करें, और उतना फिर अपने हिसाब से बाद में जाकर आप चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, आपने काफ़ी चीज़ें कही, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मोनेटाइज़ करने के लिए पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली आपको, एज आई सेड बिफोर, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर बंदे को टारगेट कर रहे हो। आप फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, आप चाहते हैं कि भाई यूएई में जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं या सऊदीया में जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, इन 2 कंट्रीज़ के अंदर जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं वो मेरे नेटवर्क में आ जाएं। तो मैं उसी हिसाब का कंटेंट बनाऊंगा लिंक्डइन के ऊपर, और उन्हीं को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ताकि लोगों में क्यूरोसिटी डेवलप हो सके। तो इट्स नॉट कि मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसा दिख रहा हूँ। मेरा जो अथॉरिटी है, जो मैं जिस तरह की बात कर रहा हूँ, वो उस तरह की नीश के लोगों को समझ में आए। अब इस तरह के लोग कितने होंगे? अब ज़्यादा लोग नहीं होंगे, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 2,000 3,000 लोगों को टारगेट कर रहे होंगे। तो आपकी जो जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, यही लोग होने चाहिए। इससे आप बाहर निकलेंगे, तो निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, बट आपका फिर वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगी आपकी जो अथॉरिटी है। सो बेटर टू कीप ऑन दैट, क्योंकि जो नए लोग कंटेंट बनाना चाहते हैं या अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, वो अगर ये सोचेंगे कि यार मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे इंप्रेशंस चाहिए, तो वो काम ही नहीं होगा, वो चलेगा ही नहीं। तो अपनी नीश को पहले से डिफ़ाइन करें, अपने लोगों को डिफ़ाइन करें। और वीडियोस बनाने के लिए मुझे बहुत अच्छी टिप किसी दोस्त ने दी थी, और बहुत अच्छी टिप थी वो, कि आज भी मैं उसको यूज़ करता हूँ, कि अगर मुझे कैमरे के सामने बैठ कर समझ नहीं आ रहा ना कि मैं क्या बोलूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार अच्छा ये बंदा था, इसकी ये प्रॉब्लम थी, तो मैं इसकी प्रॉब्लम उसी को डिफ़ाइन कर देता हूँ कैमरे में बैठ के। मैं उस लेंस को की तरफ देख के मैं ये सोचता हूँ कि यार यही बंदा है, इसको मैं समझा देता हूँ। अगर पर्सनल ब्रांडिंग की बात करेंगे तो वो भी इसी तरह की चीज़ है, कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल वो दिमाग में रखें और उनसे बात करें और उनको समझाना शुरू कर दें। और जब ये शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अथॉरिटी है वो उन लोगों के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, और वो ऑटोमेटिकली आपकी एक ब्रांड बन जाएगी। अच्छा, जब वो अथॉरिटी जाना शुरू होती है, तो मैं थोड़ा-सा एक स्टेप जाऊँ, तो मैं क्योंकि लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो मेरे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है कि क्या आप हमारी अकेडमी में पढ़ाएँगे? हालाँकि ना मेरे पास कोई मोनेटाइज़ेशन है, ना मेरे पास कोई व्यूज़ हैं,
लेकिन मेरी विजिबिलिटी इस तरह की क्रिएट हो गई है कि दे थिंक कि यार ये बंदा हमारे साथ भी काम कर सकता है, सो दे हायर मी एज ए कोच इन देयर अकेडमी एंड दे पे मी समथिंग. हाँ सो हाँ देयर आर मल्टीपल अकेडमी, आई एम वर्किंग विद देम. सो नॉट ओनली कि आप यूट्यूब पे इसलिए नहीं है कि आपकी मोनेटाइजेशन होगी, आप यूट्यूब पे इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि आपकी डिफरेंट पर्सनल ब्रांड, पॉसिबिलिटी मिल सकती हैं. पर्सनल कोई ब्रांडिंग बंदा हो रही आपके है। पास अब हाँ आके बोले यार मेरे मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ या मेरी एफिलिएशन पे आ जाएं या मेरे प्रोडक्ट को मार्केट करें आप, जैसे आप भी करते हैं. हाँ तो नॉट नेसेसरी कि सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइज करें, आप यूट्यूब के साथ एसोसिएटेड बहुत सारी इनकम जुड़ी हुई हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर जाती हैं. अब आप सोचें कि जितनी भी ब्रांड्स के साथ मैं काम करता हूँ उनके साथ मैंने कोई फॉर्मल एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया था, लेकिन वो ब्रांड्स अच्छी थी तो मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया था, वैसे ही करना शुरू कर दिया था, वैसे ही उनको प्रमोट कर रहा था क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा था. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा अच्छा मैं कंटेंट अपना उर्दू में बना रहा था, जितनी भी ब्रांड्स की मैंने काम किए हैं उनके जो फाउंडर्स थे या जो उनके टीम मेंबर्स थे उसमें से हार्डली कोई इंडियन या पाकिस्तानी था, तो उनको उर्दू समझ नहीं आती थी. लेकिन उनको ये समझ में आ रहा था कि जितने इंडियन पाकिस्तानी आ रहे हैं वो एक स्पेसिफिक सोर्स से आ रहे हैं. तो कैन यू इमेजिन कि एक बहुत बड़ी यहाँ की कंपनी है यूएई की, इनफैक्ट मैं नाम ही ले लेता हूँ, सर्वा, उनके सीईओ ने मुझको खुद अप्रोच किया था मेरे लिंक्डइन पे कि यार आप क्या कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि आपकी तरफ से हमें बहुत ज़्यादा लीड्स आती हैं एंड थैंक्स फॉर दैट, लेकिन हमें आपसे मिलना है. तो मैं फिर गया था उनसे मिलने एंड देन फिर मैंने उनको समझाया कि मैं किस तरह का काम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ. तो फिर मेरा इंग्लिश चैनल मैंने बनाने का मेरा इंग्लिश चैनल भी है बट उस पर ज़्यादा मैं वीडियोस डाल नहीं पाता. बट मेरा इंग्लिश चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि जो जिस तरह की कंपनीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त या उनको प्रमोट कर रहा हूँ उनको भी तो पता चले कि मैं उर्दू में काम किस तरह से कर रहा हूँ. तो मैंने फिर इंग्लिश चैनल बनाया ताकि फिर मैं उनको जो चीज़ मैं उर्दू में कर रहा था तो मैं इंग्लिश में भी उसको करूं ताकि उनको पता चल सके कि अच्छा चलो ये उन वीडियोस का सबसेट है जो इंग्लिश चैनल के ऊपर मैं डाल रहा हूं. अब तो खैर वो एआई आ गया है तो अब चीज़ें आसान हो गई हैं, इंग्लिश में डबिंग भी हो जाती है, बट वो इतनी अभी भी इतनी नेचुरल नहीं लग रही होती है. तो वो चीज़ें अब वो क्यों हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था कि मैंने एक ख़ास नीश टारगेट की भी थी और मुझको व्यूज़ नहीं चाहिए थे. मेरे 2000-3000 व्यूज़ के ऊपर भी मेरा वो काम हो रहा था. इसकी एक और एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान में अगर कोई व्लॉगिंग चैनल है ना तो उसको 1000 व्यूज़ के ऊपर हार्डली 50 सेंट्स का यूट्यूब का रेवेन्यू मिल रहा होता है, जबकि मेरे अपने चैनल का जो यूट्यूब का रेवेन्यू है वो 1000 व्यूज़ पे $10 मिल रहा होता है. सो यू कैन सी द डिफरेंस कि ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो 15-20 टाइम्स आप ज़्यादा पैसे बना रहे हैं यूट्यूब पे कंपेयर टू कोई और दूसरा व्लॉगिंग चैनल हो. बट ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा था. इसका इम्पैक्ट आपकी क्योंकि जो 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 रेवेन्यू का इम्पैक्ट है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी ऑडियंस डिफरेंट है. तो आपकी ऑडियंस डिफरेंट है तो आप उसको उसी तरह से मोनेटाइज भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब रेवेन्यू जो कि ज़्यादा नहीं होता. बट आप ये समझें कि जो किसी के अगर 20,000 व्यूज़ हैं और मेरे अगर लेट्स से 3,000 व्यूज़ हैं तो दे आर सेम इन टर्म्स ऑफ मनी आई एम मेकिंग फ्रॉम यूट्यूब. बट वो इतना ज़्यादा अगेन एज ए सेट के नहीं है. असल बात ये होती है कि आप उसको फर्दर मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, और सही वे में मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ वो सही है. आई हैव एक्सपीरियंस दैट, और मैं जितनी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ वो सही कंपनीज़ हैं जिनको आप भी यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं. सो वाई डोंट आई जस्ट मार्केट दोज, और मेरा भी फ़ायदा होता है उसमें, सामने वाले लोगों का भी फ़ायदा होता है और कंपनी का भी फ़ायदा होता है. तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल एक पूरा एक सर्कल होता है जिसको आप एथिकली रन कर सकते हैं. अच्छा, आखिर में मैं एक टच करूंगा, मुझे एक दफ़ा मैंने देखा था कि आपने कहीं कहा था कि मेरी 25 रेवेन्यू स्ट्रीम लाइंस हैं हम्म सैलरी के हम्म अलावा. हाँ. वो क्या है? तो देखिए उसमें मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर है उसको इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी, लेकिन उसका मतलब ये था कि अगर मैं लेट्स से अब मैं इसकी बात करूँ इस तरह से कि यहाँ पर जैसे एक क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ का प्लेटफॉर्म है, स्टेक है, स्टेक के अलावा स्मार्ट क्राउड भी है, स्मार्ट क्राउड के अलावा और भी कंपनीज़ है. तो मैंने सब में कुछ कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया हुआ था, तो मुझे हर जगह से इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम थी और वहाँ से पैसे आ रहे थे. एक्चुअल में अगर देखें तो 7 या 8 हैं, लेकिन अगर आप उसको डिवाइड कर दें फर्दर तो मुझे जो देखना पड़ता है वो 25 के करीब, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गई हैं जो इनको देखना पड़ता है. लेकिन अगर मैं आपको लेट्स से 8 के करीब या 7-8 के करीब जो नॉर्मल होती हैं वो मैं बताऊं, तो मेरे पास पाकिस्तान में लेट्स से प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पाकिस्तान के प्रॉपर्टीज़ के रेंट आते हैं. यहाँ पर क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके थ्रू मुझको रेंटल मिल रहा होता है. इसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने यूएस के अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ से मुझको डिविडेंड्स के रिटर्न्स आ रहे होते हैं. इसी तरह से लेट्स से मेरी फिक्स इनकम की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अंदर भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसके अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से भी रिटर्न्स आते हैं. इसके अलावा मेरा यूट्यूब अब एक सैलरी अपनी अपनी जगह पर है, जो 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 सैलरी ऑफ कोर्स मेरे पास वहाँ से आ रही है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं.
फिर यूट्यूब के अंदर इटसेल्फ मेरे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं कि यूट्यूब की एक अपनी मोनेटाइजेशन है, उससे पैसे आ रहे हैं। मेरे पास डिफरेंट एफिलिएट्स होते हैं जिन कंपनीज़ के साथ मैं काम करता हूँ, उनसे मुझको पैसे आ रहे होते हैं, या किसी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है उनके साथ मुझे स्पॉन्सरशिप के पैसे आ रहे हैं। तो मेरे इतने सारे जो फिर इस ऑफ कोर्स इनके अंदर डिविजन्स होती हैं कि एक कंपनी नहीं है, उसके अंदर 4 कंपनीज हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। कभी एक कंपनी 1 महीने काम कर रही होती है, 1 महीने पूरे साल काम कर रही होती है। सो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं अगर आप यूट्यूब के अंदर या सोशल मीडिया पे काम कर रहे होते हैं। फिर कभी कभी स्पॉन्सर्स वैसे ही आ जाते हैं। आपको पता है, हमारे अपने कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे पास भी 1-2 दफ़ा ऑफर्स आई हैं, लेकिन मैंने अभी डायरेक्टली कोई काम नहीं किया। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम है कि अगर आप लिंक्डइन के ऊपर, कभी कभी कंपनीज आती हैं आपके पास कि भाई $500 देंगे एक पोस्ट के, आप एक जी, पोस्ट जी। लगाएं और उसके अंदर आपको पैसे मिलते हैं। सो इस तरह पोस्ट की, करते हैं लोग। हाँ, सो 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 इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। बट मैं कहूँगा कंसिस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो मेरी 25 के करीब हैं। बट उनके अंदर अगर मैं उसको शॉर्ट लिस्ट कर दूं कि एक कैटेगरी में डिवाइड कर दूं तो 8 तो बनती हैं, जिसमें एज आई सेड की सैलरी हो गई, यूट्यूब इनकम हो गई, एफिलिएट्स हो गए, स्पॉन्सरशिप्स हो गई, अमेज़ॉन के एफिलिएट्स हो गए। मैं कभी कभी जब बात करता हूँ ना, लेट्स से मैंने कभी बोला कि यार ये लाइट बहुत अच्छी है, मैंने इसको ख़रीदा था और मेरा बड़ा अच्छा काम हुआ इसके अंदर, अगर मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ और अमेज़ॉन के थ्रू ये कोई ख़रीद ले तो मुझे इसका कमीशन अमेज़ॉन के थ्रू मिलता है, और वो पूरी दुनिया से मिलता है। अगर ये लाइट लेट्स से यूएस के अंदर मौजूद है, कनाडा में मौजूद है, जर्मनी में मौजूद है, मेरे सारे अमेज़ॉन के हर कंट्री के अंदर, ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर अकाउंट्स हैं। तो अगर मैंने एक सब्सक्रिप्शन ऐसी ली हुई है कि वो जो लिंक बनता है वो सारी अमेज़ॉन का कॉमन होता है। सो अगर किसी ने कनाडा में बैठकर ये लाइट ले ली तो मुझको उसके कमीशन मिलेगा। और अमेज़ॉन की एक अच्छी बात ये है कि आप, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ इस लाइट का कमीशन मिले। अगर उस बंदे ने एक दिन के अंदर जो भी शॉपिंग की, अब इस लाइट के अलावा उसने फ़र्ज़ करें एक आईफ़ोन भी ले लिया, तो उस आईफ़ोन का कमीशन भी आपको मिलेगा। सो बास्केट क्या मिलता है? पूरी बास्केट का आपको कमीशन मिलेगा। सो ये, और ये आपको नज़र आता है कि बास्केट में कौन कौन सी चीज़ें थी, वो बड़ा मज़ा आता है उसमें भी अगर आप अमेज़ॉन की कमी। सो ये, सो एज आई सेड, सोशल मीडिया एक कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन है जिसमें आप जाते हैं तो एक समंदर है जिसके अंदर आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं। अमेज़ॉन पे मैं ज़्यादा काम ही नहीं करता क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस होता है। मैं ज़्यादातर रेफरेंस जो देता हूँ वो बुक्स वगैरह का देता हूँ। अगर मैं टेक चैनल का भी बनाऊँ तो उसके अंदर तो मैं फिर अनलिमिटेड किस्म की मुझे चीज़ें मिल सकती हैं। मैं इस माइक को कर सकता हूँ एडवर्टाइज़, या मैं एक सेकंड चैनल बना लूँ अपना टेक का जिसके अंदर मैं यूट्यूब की चीज़ें के बारे में बात करूँ। तो मैं अगर माउस बेच रहा हूँ या माउस को एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, फ़ोन को कर रहा हूँ, एयरपॉड्स को कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी कमीशन के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। अगर आईफोन बेचेंगे तो उसका जो कमीशन होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन अगर आप कोई बुक बेच रहे हैं तो उसका कमीशन ज़्यादा होगा। सिमिलरली कोई ई बुक बेच रहे हैं तो उसका कमीशन ज़्यादा होगा। आप कोई ऐसा जो चाइनीज़ ब्रांड है अगर उसको बिकवा देंगे तो उसका कमीशन ज़्यादा होगा, लेकिन कोई वेल नोन ब्रांड है उसको आप बेचेंगे तो उसका कमीशन कम होगा। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। सो अमेज़ॉन का कमीशन भी एक स्ट्रीम है जो मैं कह रहा होता हूँ। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, जो अब कुछ चीज़ें तो मुझे याद भी नहीं है जो चल रही होती हैं और फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पता चलता है अच्छा $200 $300 आ गए। सो ये चीज़ें स्टॉक्स में ऐसा होता है कि आप इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के स्टॉक्स में ख़ास तौर पे, क्योंकि यूएस के स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो डिविडेंड जो आपके होते हैं, जब सर्वा आप यूज़ करते हैं करें अगर, तो आपके जो डिविडेंड्स होंगे वो आपके ब्रोकरेज अकाउंट के अंदर आएंगे। बट पाकिस्तान के अंदर जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो डिविडेंड्स होते हैं वो बैंक अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। और होता क्या है कि जब बंदा शुरू में इन्वेस्ट करता है ना तो उसको नहीं पता होता कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और जब मैंने 2018 में, एज आई मेंशन, कि मैंने पहली दफ़ा प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, तो 6 महीने तो मुझे ये समझने में लग गए थे कि ये छोटे छोटे पैसे मेरे हर महीने 2 महीने बाद रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये क्यों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वो बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ये तो इस स्टॉक का डिविडेंड आया था, इन्होंने अनाउंस किया था तो इसके पैसे आए हैं, इस स्टॉक का डिविडेंड अब आया है, इस स्टॉक का डिविडेंड अब आया है। तो आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी पूरी साइकिल होती है। खासतौर पे स्टॉक मार्केट के अंदर कम से कम आपको 1 साल लगता है समझने में कि कब डिविडेंड्स आ रहे हैं, क्यों डिविडेंड्स आ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने, कब किसने प्रॉफिट दिया, क्यों प्रॉफिट दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली समझ में आती हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। टाइमिंग नहीं, टाइम, यानी कि आप जितना टाइम आप उसको देंगे चीज़ों को, उतना ही आपको, और कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ही आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक मेरा सवाल मेरे ज़हन में आया है कि इतनी सारी जो आपकी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, फैमिली को आप कैसे ऑन बोर्ड लेते हैं? क्योंकि ज़िंदगी है, कुछ पता नहीं है कल। हम्म। तो वहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको, क्या वो ऑन बोर्ड है इन चीज़ों पे? क्या कल आपको अल्लाह ना करे कुछ होता है, हाउ दे आर गोइंग टू रिकवर दीज़ इन्वेस्टमेंट? देखें, एक्टिव इनकम के अंदर तो फैमिली कुछ नहीं कर सकती ना, क्योंकि अगर मेरी यूट्यूब चल रही है तो वो मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, लेट्स से यूट्यूब कुछ अरसे तक और चलेगी
तो उसके बाद कुछ पैसे और आएंगे एंड देन वो आना थोड़े दिनों बाद बंद हो जाएंगे, थोड़े दिनों बाद नहीं, कुछ कुछ अरसे बाद बंद हो जाएंगे, बट वो बैंक अकाउंट आपका होगा। तो अब बैंक अकाउंट्स को जो हमने देखा है पाकिस्तान में भी और यहाँ पर भी, आपके एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आपका जो बाय द वे, आपको अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ इसके अंदर, तो अगर आपका जॉइंट अकाउंट है लेट्स से यूएई के अंदर, और यहाँ पर आपने जॉइंट अकाउंट ये सोच के लिया है कि अगर लेट्स से अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी वाइफ उसको यूज़ कर सकती है, तो वो ऐसा नहीं है। आपका अकाउंट आपको थ्रू प्रॉपर लीगल प्रोसेस जाना पड़ेगा। एक बंदा भी डिसीज हो जाता है तो वो अकाउंट सीज होगा, और वो सीज इवेंचुअली होगा। आपने अगर ये कर लिया ना कि फ़र्ज़ करें आपको पता चल गया और आपने एटीएम कार्ड दिया हुआ अपनी वाइफ को और बोल दिया हो कि यार अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो, तो फ़ौरन पैसे निकाल लेना, ये अपने अकाउंट में किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना। जब ये कोर्ट में जाएगा ये केस, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आप पे केस हो सकता है कि आपने ये पैसे पहले निकाल लिए रादर देन गोइंग इनटू द प्रॉपर प्रोसेस। सो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। सो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जो मैं करता हूँ कि अपने जो भी एसेट्स हैं उसकी एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ, और वो अपनी वाइफ को मैं मतलब हर 2 महीने 3 महीने बाद उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि उनको पता हो कि पैसे कहाँ, क्योंकि वाइफ का मसला ये जो भी ख़वातीन होती हैं उनका मसला ये होता है कि दे डोंट एक्चुअली कम इन टू सी के यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दीज थिंग्स। सो मैं उनको ईमेल कर देता हूँ। अब जैसे लोग कहते हैं कि भाई अपना पासवर्ड शेयर कर दें, तो पासवर्ड शेयर करने का फ़ायदा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल पासवर्ड जो होते हैं वो फ़ोन्स के ऊपर होते हैं। अब फ़ोन के ऊपर आप नॉर्मली आइरिस स्कैन कर रहे होते हैं या लेट्स से फेशियल रिकग्निशन होती है, उसके बाद अगर आप पासवर्ड डाल भी देंगे तो बहुत टाइम मैंने हमारे यहाँ पर यूएई के अंदर कुछ बैंक्स हैं, वो इस तरह के बैंक्स हैं कि भाई 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद वो आपसे फेशियल रिकग्निशन मांगना शुरू कर देते हैं कि दोबारा से आप दें। जो डिजिटल बैंक्स हैं ख़ासतौर पे वो आपकी फेशियल रिकग्निशन मांगते हैं, तो वो तो बंदे के पास उस तरह से नहीं होगी। सो बेहतर ये है कि आप अपनी सारी की सारी जो वेल्थ है उसकी एक एक्सेल शीट बनाएं और वो कॉन्स्टेंटली शेयर करते रहें। होगा क्या कि आपके बाद अल्लाह ना करे वो लीगल प्रोसेस में जाएगा, और आपको पता है कि लीगल प्रोसेस के अंदर एक टाइम लगता है। उससे उस टाइम को गुजारने के लिए आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। वो इमरजेंसी फ़ंड जो है ना वो एक्सेसिबल होना चाहिए। वो जो पैसे हैं लेट्स से 30,000 दिरहम 40,000 वट एवर द अमाउंट जो आप सोच रहे हैं वो एक्सेसिबल होना चाहिए। बाकी पैसे आपको ये नहीं हो कि आपका कोई बैंक अकाउंट पता ही ना हो, पता चला कि आपका कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जो वाइफ को नहीं पता या किसी को भी नहीं पता, और उसमें पैसे पड़े हुए हैं और वो ख़त्म हो गया, ज़ाया हो गया। वो डेड आप रहता है। आपकी फैमिली को आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये बैंक अकाउंट है, ये ब्रोकरेज अकाउंट है, यहाँ पर मेरा स्टॉक मार्केट का अकाउंट है, पता सब होना चाहिए। अब उसको रिट्रीव कैसे करना है वो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, बट अगर उनको पता होगा ना कि ये चीज़ें हैं तो वो फिर भी इतना काम मुश्किल नहीं रहेगा, उनको टारगेट करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर पता नहीं है कि क्या चीज़ है फिर वो हो ही नहीं सकता, फिर तो आप भूल जाएं कि एक विच इज़ होता है कि नोन तो उसको रीच आउट कर लेंगे कुछ भी हाँ, मालूमात करके किसी से पूछ के, लेकिन अगर अननोन चीज़ है वो तो इम्पॉसिबल है कि वो तो उसको reach out इम्पॉसिबल कर है। हाँ, वैसे विल भी फॉर्मेशन होती है, मैंने विल फॉर्म नहीं की हुई है। विल आप फॉर्म कर सकते हैं यूएई के अंदर, बट मैंने अभी नहीं की हुई है। वो इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है, वो भी लोग करते हैं, और वो मेरे ख्याल से अगर आपकी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है तो उसको कर लेना चाहिए। चले सर, वेरी गुड, बहुत मज़ा आया। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुझे तो सवालात तो बहुत थे, लेकिन ये है कि टाइम की कमी है। नेक्स्ट टाइम किसी और पॉडकास्ट में टच करेंगे कुछ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Thank you so much, Wali, for this conversation. I think this conversation will give lot of benefit to the people they are listening, I think. And I think मैं आपके चैनल को भी टैग करूँगा इसके अंदर, ताकि वहाँ भी लोग उसको रिव्यू कर सकें इस पॉडकास्ट को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। जी, चले, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।